स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आगे के सारे एपिसोड्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और हाँ, अगले किस नॉवेल की एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट करके बताना मत भूलना। जियांग नान नंबर 1 में वापस आकर मु युयान हर समय लिन वानकिंग के पास ही रहती थी, उसे चाय पानी देती और उसका हालचाल पूछती रहती। इससे लिन वानकिंग को एक साथ स्नेह और व्यंग्य का भाव महसूस हुआ और उसने कहा, अरे मूर्ख लड़की, क्या तुम अपनी माँ की तरह 70 या 80 साल की हो गई हो? अब तो तुम ठीक से चल भी नहीं सकती। मु युयान ने सिर हिलाया, उसके खूबसूरत चेहरे पर अभी भी सदमे के भाव थे। मैं बस डरी हुई हूँ माँ। क्या मैं कल आपके साथ यंजिंग वापस चलूं? वहाँ के अस्पताल देश में सबसे अच्छे हैं, वे इस हृदय रोग का इलाज जरूर कर सकते हैं। आह! लिन वानकिंग ने बेबसी से आह भरी। हृदय रोग का इलाज इतना आसान नहीं है। अनगिनत अमीर लोग इस बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं। एक दिन वे अनजाने में पूरी रात जागते रह सकते हैं और उनकी मृत्यु हो सकती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह बीमारी मुझे भी हो जाएगी। माँ! मु युयान की आंखें फिर से लाल हो गईं। वह अपनी माँ के बिना अपने जीवन की कल्पना करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। माँ और बेटी बैठक कक्ष में सोफे पर एक साथ बैठी थीं, दो सुंदरियां, एक बड़ी और एक छोटी, सचमुच एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। किन लैंग कॉफी टेबल के सामने बैठी और हल्की खांसी करते हुए बोली, आंटी युयान, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बीमारी में दवा से आराम मिलेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इसमें उचित देखभाल और स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता हो। हम ये करेंगे, जब आप यंजिंग लौटेंगे तो मैं अपने परिवार से बात करके आपके लिए कुछ समय के लिए शियांगशान सैनिटोरियम में रहने का इंतजाम करूंगा। चिकित्सा देखभाल के मामले में शियांगशान सैनिटोरियम यकीनन पूरे चीन में सबसे अच्छा है। आंटी, जब तक आप डॉक्टर के निर्देशों का पालन करती रहेंगी और अपना अच्छे से ख्याल रखेंगी, तब तक कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। जियांगशान सैनिटोरियम। लिन वानकिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? चीन में बहुत कम लोग जियांगशान सैनिटोरियम के बारे में जानते हैं क्योंकि यह आम जनता के लिए खुला नहीं है। वहां रहने वाले सभी लोग चीनी राजनीतिक जगत की दिग्गज हस्तियां हैं। इसमें न केवल अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण हैं, बल्कि इसके डॉक्टर भी विश्व प्रसिद्ध हैं। सरल शब्दों में कहें तो जियांगशान सैनिटोरियम प्राचीन ताई अस्पताल के समकक्ष है। किन लैंग मुस्कुराया और बोला, मुझे दूसरों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन आंटी, आप। वह बीच में ही रुक गया, मु युयान की ओर देखते हुए, जिसकी आंखें अभी भी लाल थीं, और आगे बोला, युयान को इतना डरा हुआ और परेशान देखकर मेरा दिल टूट जाता है। खैर आंटी, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर सब कुछ विफल हो जाता है तो मैं दादाजी से कहूंगा कि वे शियांगशान सैनिटोरियम के निदेशक से बात करें। शाओ किन, तुम तो बड़े ही विचारशील हो। लिन वानकिंग ने अपने होने वाले दामाद को देखा, जो उसकी बेटी की इतनी परवाह करता था, और उसे बहुत पसंद किया। लेकिन किन परिवार के दादाजी का क्या होगा? अगर किन लैंग न होता तो शायद एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो जाती, और किसी को पता भी नहीं चलता कि दाव का क्या हुआ। कृतज्ञता व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लिन वानकिंग को किन परिवार के दादाजी के हस्तक्षेप को लेकर थोड़ी चिंता थी। आखिरकार जियांगशान सैनिटोरियम ताई अस्पताल के बराबर है, और यहाँ हर किसी का प्रवेश नहीं होता। ऐसा नहीं था कि उसे उस बुजुर्ग व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर भरोसा नहीं था। दादा किन चीन की स्थापना के बाद से बचे हुए कुछ गिने चुने दिग्गजों में से एक हैं। एक सचमुच प्रभावशाली व्यक्तित्व, समाज का एक स्तंभ। अगर मैं इस मामले में उसकी तरफ से दखल दूं, तो मुझे डर है कि कुछ प्रभावशाली लोग, जिनसे मेरे अच्छे संबंध नहीं हैं, मेरे बारे में कानाफूसी कर सकते हैं। मु युयान ने अपनी मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, कृपया मना मत कीजिए। ये भी किन लांग का आभार व्यक्त करने का तरीका है। वह अपनी मां के साथ इलाज के लिए यंजिंग वापस जाना चाहती थी, लेकिन चीन में अस्पताल कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह जियांगशान सैनिटोरियम की तुलना में कुछ भी नहीं था। अच्छा, ठीक है, मैं इतनी दूर तियानहाई शहर तक आ गया हूं, और मैं इस तरह जल्दी वापस नहीं जाना चाहता। मैं कुछ और दिन रुकूंगा। वापस जाकर मुझे शाओकिन को परेशान करना पड़ेगा। लिन वानकिंग तियानहाई शहर में ही रुकी और फिर बीजिंग लौट गईं। विला के बैठक कक्ष में मु युयान किन लैंग के बगल में बैठी थी। उसकी मां की अनुपस्थिति में उन दोनों के बीच का माहौल कुछ अजीब सा लग रहा था। मेरी मां कैसी हैं? क्या उन्हें शियांगशान सैनिटोरियम में भर्ती कराया जा सकता है? उसने किन लैंग के सुंदर चेहरे की ओर सिर घुमाकर धीरे से पूछा। सब कुछ तय हो चुका है। आंटी के विमान से उतरते ही कोई उन्हें सीधे उनके कमरे में ले जाएगा। चिंता मत करो।
किन लैंग ने मु युयान के पतले चिकने हाथ पर हाथ रखते हुए जवाब दिया। मु युयान को शायद इन सब बातों का एहसास ही नहीं था, या शायद 3 दिनों के साथ बिताए समय के दौरान वह इस तरह के छोटे छोटे इशारों की आदी हो गई थी। मेरे मन में कुत्ते द्वारा खरोचे जाने का आत्मसंतोषजनक विचार भी फिर कभी नहीं आया। पिछले कुछ दिनों से तुम कैसी हो? क्या मैंने तुम्हारे होने वाले दामाद के रूप में अच्छा व्यवहार किया है? किन लैंग ने हिम्मत जुटाकर मु युयान की कलाई पकड़ने की कोशिश की, फिर थोड़ी सी कोशिश से उसे अपनी बाहों में भर लिया। मु युयान ने उस चौड़ी छाती को महसूस किया, एक पल के लिए संघर्ष किया, फिर शर्म से लाल हो गई और हार मान ली। मुझे नहीं पता दाओ क्या कर रहा है। शायद वह किन लैंग के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हो, या शायद पिछले कुछ दिनों में किन लैंग के प्रदर्शन ने उनकी पूर्वकल्पित धारणाओं को पूरी तरह से बदल दिया हो। असली मु युयान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि किन लैंग उसकी मां के सामने इतना अच्छा व्यवहार करेगा। यह मानना मुश्किल है कि दूसरी पीढ़ी के अमीर बच्चे के रूप में किन लैंग का अहंकारी और दबंग रवैया पूरी तरह से एक दिखावा था। अन्यथा किन लैंग इतने कम समय में चाय बनाने की इतनी उत्कृष्ट कला कैसे हासिल कर सकता था? पिछले 3 दिनों से किन लैंग हर रोज विला में अपनी मां से बातचीत करने और यहां तक कि उनके लिए चाय बनाने भी आती रही है। 12 दिनों की चाय की रस्म, धूप जलाने से विचलित करने वाले विचार दूर होते हैं, प्यालों को धोने से हृदय को शांति मिलती है और सांसारिक धूल हटती है, जेड केतली में चाय को ठंडा करने से सद्भाव बढ़ता है, पवित्र स्थान में चाय डालने से सुंदर महिला का स्वागत होता है। यहाँ तक कि उनकी मां जैसे प्रतिष्ठित परिवार की महिला भी उनकी प्रशंसा और सराहना करने से खुद को रोक नहीं पाई। ये चाय समारोह के परिप्रेक्ष्य से किया गया एक मूल्यांकन है। इसके अलावा अपनी बीमारियों के बारे में जानने के बाद मु युयान और लिन वानकिंग रात में चीजों की कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पाती थी, जिसके कारण उन्हें अनिद्रा हो गई। इस स्थिति के बारे में जानने पर किन लैंग बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसने उनके लिए मधुर और शांत करने वाली लोरी बजाई। यह मनमोहक संगीत किसी निर्मल पर्वतीय झरने के समान हृदय को कोमल स्पर्श देता है और शांति की अनुभूति कराता है। अगर मु युयान चुपके से नीचे जाकर झांकती नहीं और किन लैंग की पतली उंगलियों को काले और सफेद कीज पर कुशलता से चलते हुए मधुर संगीत को नहीं देखती, तो उसे कभी विश्वास नहीं होता कि किन लैंग के पास पियानो बजाने का इतना हुनर है। बुरा नहीं, ऐसे ही करते रहो। मु युयान एक असली जोड़े की तरह किन लैंग की बाहों में सिमट गई, उसका हाथ धीरे से उसके पेट के निचले हिस्से को छू रहा था। उसने आश्चर्य से कहा, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारा शरीर इतना अच्छा है, तुम्हारे पेट की मांसपेशियां भी हैं। किन लैंग हंसते हुए बोला, ऐसी कई चीजें हैं जिन पर आपने ध्यान नहीं दिया है। उनकी निगाहें मिली और मु युयान ने वही कपड़े पहने हुए थे जो लिन वानकिंग ने उसके आने वाले दिन पहने थे। गुलाबी रंग की ओवरसाइज्ड सेमी ट्रांसपेरेंट लंबी शर्ट को गहरे नीले रंग की स्किनी जीन्स के साथ पहना गया है। उनकी सुडौल काया उनके आकर्षण और सौम्यता को और बढ़ा देती है। तय करना। किन लैंग दाओ की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका और बोला, तुम्हारा शरीर भी बहुत आकर्षक है। जैसे जैसे वातावरण और अधिक मनमोहक होता गया, किन लैंग के हाथ और अधिक साहसी होते गए और धीरे धीरे उसकी पतली कमर से ऊपर की ओर बढ़ने लगे। पर्याप्त। मु युयान ने किन लैंग के बेचैन हाथ को झटक दिया। उसे महसूस हुआ कि किन लैंग दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक उद्दंड और लापरवाह होता जा रहा है, और यदि इस माहौल को जल्द ही नहीं तो मुझे आश्चर्य होता है कि दाव क्या करने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्हें सफलता का थोड़ा सा स्वाद चखाएं, लेकिन उन्हें इस प्रक्रिया में पूरी तरह से खो जाने न दें। मुझे अपनी मां के मामलों में आपकी मदद की जरूरत होगी। मैं इससे आपका एहसान समझूंगी और याद रखूंगी। मु युयान मानो अपने रोमांटिक भ्रम से बाहर निकल आए और अपने पुराने रूखेपन और घमंड में लौट आए। उसका रूप बदलकर एक ठंडी और आकर्षक महिला सीईओ बन गई। किन लैंग ने कंधे उचकाते हुए कहा, तुम खुलेआम मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ देते हो। तुम मुझे तभी बुलाते हो जब तुम्हें मेरी जरूरत होती है, और जब जरूरत नहीं होती तो मुझे किनारे कर देते हो। मु युयान पलटवार करना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसने ठंडी सी आवाज में कहा, अगर यही तुम्हारी सोच है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर कोई और चारा नहीं है तो तुम अभी वापस जा सकते हो। ठीक है, मैं जा रहा हूं। किन लैंग ने बिना झिझक के मु युयान को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा और मुड़कर चला गया। अहंकारी अहंकारी बने रहो। अगर आप में इतनी क्षमता है तो उसे जी भर कर यातना दें, और जब उसका मकसद पूरा हो जाए तो उसे धोखा देने में भी कोई बुराई नहीं है। अपने पति को कुछ समय के लिए परेशान करना शायद अच्छा लगे, लेकिन कुछ समय बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि पति को पाने के लिए संघर्ष करना कितना भयानक होता है। ये तो बस मजे के लिए है ना? ये तो कोई भी कर सकता है।
देखते हैं आगे क्या होता है। अर्ध पारदर्शी लंबी कमीज पहने हुए मु युयान ने विला के सामने वाले आंगन में किनलैंग को विदा किया और हाथ हिलाते हुए कहा, रास्ते में अपना ख्याल रखना और घर पहुंचकर मुझे संदेश भेजना। मेबैक कार चला रहे जून जी उनके स्नेहपूर्ण प्रदर्शन को देखकर प्रशंसा से भर गए। जैसे ही मेबैक जियांगनान नंबर 1 से रवाना हुई, जून जी ने कहा, युवा मालिक, आप सचमुच प्रतिभाशाली हैं। आप इतने अद्भुत हैं जैसे कोई गाय सिर के बल खड़ी हो और बिजली देख ले। पूर्व राष्ट्रपति मु इतने अहंकारी थे कि उनकी निगाहें मानो उनकी नाक पर टिकी रहती थीं। जब भी वे आपको देखते, वे अपनी आंखें घुमाते और आपको नजरअंदाज कर देते। महज कुछ दिनों में सब कुछ पूरी तरह बदल गया है। छोटे मालिक, क्या आप ट्रेन में चढ़ चुके हैं? बोलते समय उन्होंने आंख मारी। जब हमने पहियों को छुआ तक नहीं है तो वाहन पर क्यों चढ़े? किनलैंग ने बुदबुदाया। मु युयान की चेहरे के भाव बदलने की क्षमता वाकई अद्भुत है। एक पल वह बैठक में सीधी और गंभीर बैठी होती है, लेकिन जैसे ही वह जून जी को देखती है, उसकी मुस्कान बेहद प्यारी हो जाती है। वह जन्मजात ड्रामा क्वीन है। क्या गजब का अभिनेता है। उन्होंने इस मामले पर ज्यादा विचार नहीं किया और चुपचाप कहा, सिस्टम पैनल खोलो। व्यक्ति किनलैंग, आयु 25, शारीरिक बनावट 26, चार्म 98, डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स 36,200, कौशल आत्मीयता स्तर 6, समूह आत्मीयता जोड़ 60, उन्नत पियानो कौशल, उन्नत चाय समारोह। दुकान खुली, डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स 30,000 तक पहुंचने पर लेवल 1 की दुकान अब खुली है। लॉटरी केंद्र खुला है, प्रत्येक ड्रॉ के लिए 100 डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स लगते हैं। सिस्टम बैकपैक, आंटी क्यू का फोटो एल्बम जोड़ 2 किनफेंग टिश्यू। पिछले कुछ दिनों में किनलैंग खाली हाथ नहीं लौटा। माँ और बेटी के बीच उसकी लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आया और उसने भारी मात्रा में डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स भी अर्जित किए। इसके अलावा घर में सू शियाओ शियाओ जैसी प्यारी सी छोटी बच्ची के साथ मैं समय समय पर उसके छोटे हाथ को छूकर या उसके नितंबों को सहलाकर आसानी से डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स अर्जित कर सकता हूँ। कुल संख्या 30,000 से अधिक हो गई है और सिस्टम मॉल ने खुलने की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है। दुकान खोलो। किनलैंग के सामने एक आभासी स्क्रीन रोशन हो उठी, जिस पर विभिन्न वस्तुएं और उन्हें खरीदने के लिए आवश्यक डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स प्रदर्शित किए गए। शारीरिक क्षमता जोड़ 1, शारीरिक क्षमता 60 से कम होने पर 500 डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स। शारीरिक क्षमता जोड़ 1, शारीरिक क्षमता 100 से कम होने पर 1000 डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स। चार्म जोड़ 1, 50,000 डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स। उन्नत सौंदर्य शास्त्र कौशल 3000 डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स। प्राथमिक उपचार कौशल 100,000 भाग्य खलनायक अंक। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इधर उधर घूमने के बाद किनलैंग की आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं। आखिर यह सिस्टम मॉल क्या था? वह साफ तौर पर एक धोखेबाज है। उसने कई दिनों तक कड़ी मेहनत की और केवल 30,000 से कुछ अधिक खलनायक अंक अर्जित किए, लेकिन दुकान में शायद ही कोई ऐसी वस्तु थी जिसे वह खरीद सके। उसने अपने शारीरिक कौशल को 60 तक बढ़ाने के लिए 17,000 खलनायक अंक खर्च किए और कौशल संबंध को LV8 तक बढ़ाने के लिए 9,600 अंक और खर्च किए। उसने इसके अलावा कुछ भी नहीं खरीदा और बचे हुए सभी अंकों का इस्तेमाल लॉटरी ड्रॉ के लिए किया। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपको सुश्री बाई का फोटो एल्बम मिल गया है। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने एक उन्नत चिकित्सा उपकरण प्राप्त कर लिया है। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने फिजिक जोड़ 1 हासिल कर लिया है। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने उन्नत सौंदर्य शास्त्र का कौशल हासिल कर लिया है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लॉटरी समाप्त होने के बाद सिस्टम पैनल। व्यक्ति किनलैंग, आयु 25, शारीरिक बनावट 68, चार्म 98, डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स 0, कौशल आत्मीयता स्तर 8, समूह आत्मीयता जोड़ 80, उन्नत पियानो कौशल, उन्नत चाय समारोह, उन्नत सौंदर्य शास्त्र। दुकान खुली है। लॉटरी केंद्र खुला है, प्रत्येक ड्रॉ के लिए 100 डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स लगते हैं। सिस्टम बैकपैक, आंटी क्यू का फोटो एल्बम जोड़ 2 किनफेंग टिश्यू, सुश्री बाई का फोटो एल्बम जोड़ 1 उन्नत चिकित्सा उपकरण। जब फिजिक 68 पर पहुंच गया तो किनलैंग को एक स्थायी भ्रम हुआ, मानो उसके सामने एक विशालकाय मैमथ खड़ा हो और वह उसे एक ही मौके से धूल में मिला सकता हो। बेशक ये शारीरिक बनावट में तेजी से हो रहे सुधार के कारण होता है, जिससे आत्म जागरूकता की कमी हो जाती है। शरीर के इस शक्ति के अनुकूल हो जाने पर यह कमी दूर हो जाएगी। एक विशालकाय जानवर की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि आगे वाली कार चला रहे जून जी भी शायद किनलैंग का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई जल्दी नहीं है, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं।
किडनी की समस्या से जूझने से लेकर अब वह एक रात में 7 बार फिजिक 68 करने में सक्षम हो गया है। वह जल्द ही जूनजी को पीछे छोड़ देगा और ये फैन की वापसी से पहले 100 का आंकड़ा पार करना भी असंभव नहीं है। जैसे ही मेबैक कार उसके विला के सामने रुकी, अंदर मौजूद सू शियाओ ने शोर सुना और बाहर भागी। वह दरवाजे के पास कोने में दबी हुई सी खड़ी थी, सिर झुकाए, धीरे से बुदबुदाते हुए, युवा स्वामी, घर में आपका स्वागत है। ये तरकीब तुमने कहाँ से सीखी? क्या मैंने तुम्हें घर पर रहने के लिए नहीं कहा था? जो मन करे करो, इतनी संकोची मत बनो, समझ नहीं आती। किन लैंग ने सू शियाओ का कोमल पतला सा छोटा हाथ पकड़ लिया। सू शियाओ ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी वह असफल रही। जब उसने ऊपर देखा और किन लैंग की स्पष्ट मुस्कान देखी, तो उसने तुरंत अपना शर्म से लाल चेहरा नीचे कर लिया और संघर्ष करना बंद कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वह उलझन में है। वह जानती थी कि जब भी युवा मालिक उसे देखता, दाओ कुछ न कुछ करता, लेकिन परिचित आवाज सुनते ही वह दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। इसके अलावा वे पहले से ही उस दृश्य से मंत्रमुग्ध हो चुके थे। उसे नहीं पता था कि दाओ की यह हरकत अवचेतन थी या उसने जानबूझकर युवा मालिक के इतने करीब जाने की कोशिश की थी। बैठक कक्ष में किन लैंग सोफे पर बैठ गया। सू शियाओ का हाथ छोड़ते हुए संदेह भरी निगाहों से पूछा, शियाओ, क्या तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने में असहजता महसूस होती है? वरना तुम हमेशा इतनी जोर से हाथ छुड़ाने की कोशिश क्यों करती हो? या शायद आपके दिल में पहले से ही कोई और है? क्या? सू शियाओ चौंक गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। युवा स्वामी, आप ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने तिरछी नजर से किन लैंग को देखा, जो सोफे पर चिंता से बैठा था। उसका दिमाग पूरी तरह से उलझन में था। इन सवालों को पूछकर युवा मालिक का क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है? आधुनिक समय की तुलना में सू शियाओ किशोरावस्था में थी, अभी अभी रोमांटिक भावनाओं का अनुभव करना शुरू कर रही थी और स्वाभाविक रूप से पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंधों के बारे में असाधारण रूप से संवेदनशील हो गई थी। विशेषकर किन लैंग जैसे किसी व्यक्ति के साथ, जिसकी मुस्कान मात्र से ही उसे लगातार कई रातों तक एक ही खूबसूरत सपना आ सकता था, वह खुद को अंतहीन कल्पनाओं में डूबने से रोक नहीं पाती थी। ये कुछ ऐसा है जैसे जब कोई साधारण लड़का कक्षा में होता है और आमतौर पर गंभीर और अलग थलग रहने वाली कक्षा की सबसे खूबसूरत लड़की अचानक मुड़कर उसकी ओर देखती है, तो वह सोचने लगता है, क्या ये लड़की मुझे पसंद करती है? आखिर वो बार बार मेरी तरफ मुड़कर क्यों देख रही थी? क्या वो मुझसे अपने दिल की बात कहने वाली है? तो मुझे मना करना चाहिए या स्वीकार करना चाहिए? किशोरावस्था सिर्फ लड़कों को ही नहीं होती, लड़कियां भी इसका अनुभव करती हैं। सू शियाओ उनमें से एक है। उसने अपनी सफेद उंगलियों को कसकर पकड़ रखा था और अपने कपड़ों के किनारे से बुरी तरह जूझ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करे। क्या होगा अगर छोटा मालिक मेरी बात को गलत समझ ले, गुस्सा हो जाए और फिर कभी मेरा हाथ न पकड़े? लेकिन अगर वह मना कर देती तो युवा मालिक और भी ज्यादा साहसी हो जाता और वह थोड़ी डरी हुई थी। एक पल के लिए मैं दुविधा में फंस गया। लड़की के संकोच भरे हाव भाव को देखकर किन लैंग मुस्कुराया और बोला, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब ठीक है। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे बता देना। मुझे तुम्हारे बारे में लगभग सब कुछ पता है। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें गलत तरीके से छूना बंद कर दूंगा। उस लड़के का नाम ये फैंग है ना? वही जिसके साथ तुम सनशाइन अनाथालय में पली बड़ी, तुम्हारा बचपन का दोस्त, लेकिन लगता है अब वो गायब हो गया है। चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि अच्छे लोगों का भाग्य अच्छा होता है। वह एक दिन जरूर वापस आएगा और शायद वह दिन ज्यादा दूर नहीं है। हर शब्द एक कुंद चाकू की तरह था जो सू शियाओ की नाजुक त्वचा पर गहरा घाव कर रहा था। अंत में किन लैंग ने सू शियाओ के दिल में एक तेज चाकू घोंपते हुए कहा, आप दोनों प्रेमी विवाह के बंधन में बंध जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है छोटे मालिक, आपने गलत समझा है। सू शियाओ घबराकर हकलाते हुए बोली, उसकी आवाज आंसुओं से कांप रही थी। जब वे छोटे थे तो सू शियाओ और ये फैंग वास्तव में बचपन के प्रेमी थे, लेकिन इतनी कम उम्र का कोई व्यक्ति एक पुरुष और एक महिला के बीच की भावनाओं को कैसे समझ सकता है? इसके अलावा सू शियाओ अनाथालय में उन बुरे बच्चों से लड़ने में ये फैंग की हमेशा मदद करती थी और ये फैंग की वजह से उसे अक्सर मार भी पड़ती थी। ये दोनों भाई बहनों की तरह हैं जिन्होंने मूल कृति के शुरुआती चरणों में भी एक साथ सुख दुख का सामना किया है। तुम क्यों रो रही हो? किन लैंग ने हाथ बढ़ाकर सू शियाओ के कोमल शरीर को अपनी बाहों में भर लिया और उसके आंसू पोंछे। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? हम
सू शियाओ ने शिकायत भरे लहजे में अपना छोटा सा मुंह फुलाया और नाक से हल्की सी हम की आवाज निकाली। किन लैंग ने उत्सुकता से पूछा, अगर ये फैंग वापस आकर तुम्हारा पीछा करना चाहे तो क्या होगा? असंभव, शियाओ फैंग ने हमेशा मुझे बड़ी बहन की तरह माना है। सू शियाओ ने सिर हिलाया, लेकिन किन लैंग की भौहें तनते देख उसने आगे कहा, अगर शियाओ फैंग वाकई वैसा ही है जैसा छोटे मालिक कह रहे हैं, तो मैं भी उससे सहमत नहीं होंगी। मैं तो उसे सिर्फ छोटे भाई की तरह मानती हूँ। डिंग, भाग्य का पुत्र, ये फैन के भाग्य अंक 1000 कम हो गए। बधाई हो मेजबान, आपने भाग्य खलनायक अंक जोड़ 1000 प्राप्त कर लिए हैं। धिक्कार है। सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज सुनकर किनलैंड को राहत महसूस हुई। वो तो बस सू शियाओ को आगाह कर रहा था, लेकिन उसे इस अप्रत्याशित इनाम की उम्मीद नहीं थी। कांपती हुई सू शियाओ को अपनी बाहों में थामे हुए किनलैंग के मन में रोमांच की लहर दौड़ गई। लड़की भले ही हल्की और कोमल थी, लेकिन उसकी त्वचा अभी भी चिकनी और कोमल थी। विशेष रूप से सफेद मोजों से ढकी उसकी लंबी और खूबसूरत टांगें जो उससे सटी हुई थीं, स्वाभाविक रूप से एक मोहक दृश्य बना रही थीं। युवा स्वामी, सू शियाओ ने मन ही मन सोचा, उसका मन सिर झुकाने का कर रहा था। किन लैंग ने झट से विषय बदलते हुए सू शियाओ की जांघ को चुटकी काटते हुए कहा, इतने दिन बीत गए, तुम अभी भी इतनी पतली कैसे हो? क्या तुमने छोटे मालिक के घर पर न होने के दौरान ठीक से खाना खाया? मैंने खाना खा लिया है। सू शियाओ शर्मा गई और धीरे से हम किया। उसे यह एहसास हो गया था कि युवा स्वामी अब शियाओ फैन के मामले पर ध्यान नहीं दे रहे थे और उसे काफी बेहतर महसूस हुआ। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आता कि यंग मास्टर दाओ इतना ज्यादा क्यों सोचते हैं। आखिर उन्होंने उसे शियाओ फैन के साथ क्यों जोड़ा? वह सचमुच शियाओ फैन को अपने छोटे भाई की तरह मानती थी। और शियाओ फैंग इतने लंबे समय से लापता है, मुझे आश्चर्य होता है कि क्या वह अपनी बड़ी बहन को भूल गया है। आज रात एक और व्यंजन बनाते हैं। हम आमतौर पर 8 व्यंजन और 2 सूप बनाते हैं, तो चलिए पपीते और सुअर की पसली का सूप बनाते हैं। सू शियाओ ने अवचेतन रूप से ओह कहा, और वह सोच रही थी कि सुअर की पसली के सूप का एक अतिरिक्त कटोरा जोड़ा जा रहा है। तभी उसने देखा कि किन लैंग की निगाहें उसकी छाती पर टिकी हुई हैं, और उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। वह झट से किन लैंग की बाहों से छूटकर भाग निकली। क्या हुआ? किन लैंग ने पैर मोड़कर दाव से पूछा। उसका चेहरा न तो लाल था और न ही उसकी सांस फूल रही थी। सू शियाओ ने शर्माते हुए हल्की सी आवाज निकाली, फिर मुड़कर एक चिड़िया की तरह फुर्ती से दौड़कर दूसरी मंजिल पर स्थित आया के कमरे में चली गई। धड़ाम, दरवाजा बंद करने के बाद सू शियाओ शर्मा गई और नर्म बिस्तर पर गिर पड़ी, अपना सिर तकिए में दबा लिया और बार बार बुरा आदमी शब्द बुदबुदाने लगी। कुछ देर बाद अपना चेहरा ढकने से उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। आखिरकार उसने खुद को छोड़ दिया और लालच से हवा में सांस ली, लेकिन वह अभी हुई घटना के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने अपने हाथों को अपनी छाती के सामने जोड़ा, उन्हें ध्यान से तौला और आत्मसंदेह में डूब गई। क्या ये वाकई बहुत छोटा है? क्या युवा मालिक को सुडौल स्वभाव वाली महिलाएं पसंद हैं? क्या पपीते और सुअर की पसलियों का सूप पीने से वाकई थोड़ा वजन बढ़ जाता है? इस बारे में सोचते हुए सू शियाओ ने खुद पर फिर से थूका और अपनी बेशर्मी के लिए खुद को कोसने लगी। उसने अपने गालों को हाथों से थामकर जोर जोर से रगड़ा। आह, सू शियाओ, तुम हमेशा ऐसे अजीबोगरीब ख्याल क्यों रखती हो? छोटे मालिक को बड़े पसंद हैं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? बकवास करना बंद करो। छोटे मालिक ने मुझे पीने को कहा था, पर मैं नहीं पीऊंगी। वैसे भी उन्हें बड़े पसंद हैं। अगर यह छोटा होगा तो शायद भविष्य में छोटा मालिक इतनी बेपरवाही से हाथ नहीं पकड़ेगा। सू शियाओ को घबराकर ऊपर की ओर भागते देख किन लैंग मन ही मन मुस्कुराया। सू शियाओ एक नेक, समझदार और प्यारी सी बच्ची है जो सचमुच अपने नाम को सार्थक करती है। सू शियाओ के लिए यह प्रगति थोड़ी तेज हो सकती है क्योंकि चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर कुछ दिनों तक हालात शांत रहे तो सू शियाओ अपने आप ठीक हो जाएगी। युवा स्वामी, बाय परिवार में कुछ परेशानी आ गई है। जून जी बाहर से अंदर आया, किन लैंग के बगल में खड़ा हुआ, चारों ओर देखा और हैरानी भरे चेहरे से पूछा, सुयंग यहाँ नहीं है? कुछ मायनों में जून जी काफी अच्छी हैं, बदसूरत बत्तख और हंस के साथ उनका व्यवहार पूरी तरह से अलग है। सू शियाओ का बिल्कुल नया रूप देखने के बाद यहाँ तक कि लोग उसे जिस तरह से संबोधित करते हैं वह भी बदल गया है। ऊपर, किन लैंग ने ऊपर नौकरानी के कमरे की ओर इशारा किया। कोई बात नहीं, कृपया जारी रखें। क्या बात है?
जून जी ने सिर हिलाया और सीधे कहा, हमने बाई परिवार की तरफ से बहस की आवाज सुनी। जब हमारे लोग जांच करने के लिए पास गए तो उन्होंने पाया कि बाई पिता और बेटी आपस में बहस कर रहे थे। इसके अलावा बाई रुयू की संक्षिप्त टिप्पणियों के आधार पर हमारे लोगों ने बाजार में पता लगाया है कि हाल ही में बाई की कंपनी के भीतर बड़े पैमाने पर नकदी निकासी की गतिविधि हुई है। मैं समझ गया। किन लैंग ने अपने होंठ सिकुड़े और उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान आ गई। ये यहाँ है। बाई रुयू बहनों का दिल जीतने का मौका आखिरकार आ ही गया। बाई शियाओयुन के बचकाना चेहरे और विशाल स्तनों को एक तरफ रख दे तो बाई रुयू, ये बड़े आकार की लोली, निश्चित रूप से व्यापार जगत में एक बड़ी हस्ती है। चीन लौटने वाले शीर्ष वित्त स्नातकों में से अधिकांश प्रतिष्ठा और एक अच्छा रिज्यूमे हासिल करने के लिए वहां जाते हैं, लेकिन बाई रुयू अलग हैं, उनमें वास्तव में वास्तविक प्रतिभा और कौशल है। इसके अलावा उनमें असाधारण मानसिक दृढ़ता है, वह व्यावहारिक रूप से व्यापार जगत की भावी रानी है। मूल कृति में इसकी पुष्टि पहले ही हो चुकी है। किन लैंग भला इतनी प्रतिभा को कैसे जाने दे सकता था। अब जब वह इस दुनिया में आ ही गया है तो स्वाभाविक रूप से उसे पैसे खर्च करने की जरूरत होगी। वह किन परिवार से हर चीज की भीख नहीं मांग सकता। एक दो अरब मांगना तो आसान है, लेकिन क्या होगा अगर वह एक ही बार में बहुत ज्यादा मांग ले और उसका परिवार उसे आलसी समझे और उसे पारिवारिक व्यवसाय संभालने के लिए यंजिंग ले जाए। वह बंधना नहीं चाहता। अभी भी आनंद लेने के लिए बहुत सारे चिंतामुक्त दिन बाकी हैं। अगर आप अपनी खुद की कंपनी शुरू करते हैं तो आपके लिए हर दिन ऑफिस में बैठकर अपने व्यवसाय में व्यस्त रहना संभव नहीं है। आपकी पिछली जिंदगी और इसमें क्या फर्क है। बाई रुयू ही इस काम को सौंपने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। बाई रुयू के कर्तव्यनिष्ठ, सतर्क और अपने प्रेमी के प्रति समर्पित स्वभाव को देखते हुए अगर वह विश्वास जीत लेते हैं तो किन लैंग निश्चिंत होकर एक बेफिक्र प्रबंधक बन सकेंगे। चलो ये करते हैं। किन लैंग ने तुरंत बाई परिवार को फोन किया और उनसे मिलने की अपनी इच्छा व्यक्त की। आखिरकार उनकी सामाजिक स्थिति को देखते हुए बाई परिवार भी मना नहीं कर सकता था। फोन पर कुछ औपचारिक बातचीत के बाद मामला सुलझ गया। रात के खाने के समय किन लैंग कभी कभी सू शियाओ शियाओ की ओर देखती थी, जो पपीते का सूप पी रही थी। सू शियाओ शियाओ ने अपना रखा और कभी ऊपर नहीं देखा। उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने ऊपर वाले कमरे में खुद से 1000 बार कहा था कि वह शराब नहीं पिएगी, लेकिन जब पीने की बारी आई तो उस युवा मालिक को देखते ही उसके सारे वादे धराशायी हो गए और उसने खूब शराब पी ली, जिससे उसका पेट फूल गया। बाई परिवार परिसर। दूसरी मंजिल पर स्थित बेडरूम में बाई शियाओयुन बिस्तर पर लेटी हुई एक बिल्कुल नई कॉमिक बुक के पन्ने पलट रही थी। किताब के सभी पुरुष पात्र बेहद आकर्षक थे और उनमें प्रशंसा का भाव झलक रहा था। कथानक की बात करें तो ये बिल्कुल सड़ा हुआ है, लेकिन बाई शियाओयुन को इसकी परवाह नहीं है। उसे बस बेहद आकर्षक लड़कों को देखना पसंद है, बाकी सब उसके लिए गौण है। लोलिता शैली की मनमोहक पोशाक पहने बाई शियाओयुन कॉमिक बुक पढ़ने में मग्न थी। सफेद मोजों में लिपटी उसकी टांगें मुलायम बिस्तर पर बीच बीच में हिल रही थीं। हल्के गोल मटोल गालों के साथ वह बेहद प्यारी लग रही थी। ची ची। दरवाजा खुला और बाई रुयू, जो एक सामान्य काली स्टॉकिंग्स वाली ऑफिस लेडी की यूनिफॉर्म पहने हुए थी, अंदर आए। अपनी मासूम छोटी बहन को बिस्तर पर लेटा देखकर उसने गहरी सांस ली। भारी मन से अपनी भोली और बेफिक्र छोटी बहन से मिलने के बाद वह बस इतना ही कर सकी कि उसे खूब लाड़ प्यार करे। बाई शियाओयुन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, हमेशा पेट के बल मत लेटना, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बाई रुयू आगे बढ़ी और अपनी छोटी बहन की ओर देखा, जिसने खुद की तरह बचपन से ही अपनी उम्र की लड़कियों से ज्यादा बोझ उठाया था, और उसे प्यार से याद दिलाया। बाई शियाओयुन ने ओह की आवाज निकाली और अपना शरीर हिलाया। बाई रुयू ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वह सचमुच शिकायतों से भरी हुई थी, लेकिन उसके पास कहने के लिए कोई नहीं था। उसने खुद को हिम्मत जुटाकर दाव से पूछा, बाई शियाओयुन, क्या तुम्हारा कोई पसंदीदा लड़का है? नहीं। बाई शियाओयुन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। स्कूल की उन लड़कियों में कोई समझ नहीं है। वे कहती रहती हैं कि यह लड़का स्कूल का हीरो है, वह लड़का स्कूल का हीरो है, लेकिन जब मैं उनसे मिलने गई तो वे सब बहुत साधारण थे, बिल्कुल भी सुंदर नहीं थे। मेरा बॉयफ्रेंड बेहद हैंडसम होना चाहिए और मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने वाला होना चाहिए। नादान बच्ची। बाई रुयू ने स्नेहपूर्वक अपनी छोटी बहन की नाक की नोक को हल्के से छुआ। मूर्ख होने के भी कुछ फायदे हैं, कम से कम आप किसी लड़के के प्यार में आसानी से नहीं पड़ेंगी। इस तरह भले ही कुछ साल बीत जाएं, आप अपने पिता द्वारा तय की गई शादी के लिए आसानी से राजी नहीं होंगी।
जब तक बाई रुयु जीवित है वह अपने पिता को अपनी बहन के लिए हानिकारक कोई भी काम करने की अनुमति कभी नहीं देगी। चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी हो, यह अस्वीकार्य है। बहन, क्या तुम फिर से नाराज हो? मैंने सब सुन लिया। तुम और पापा के बीच झगड़ा हुआ था, है ना? बाई शियाओयुन ने अपनी बहन का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, पापा से झगड़ा मत करो, ठीक है? पापा मेरे लिए बहुत अच्छे हैं और तुम तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी हो, बहन। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों लड़ो। क्या ये ठीक है? बाई रुयु ने खुद से पूछा। सामान्य मानकों के अनुसार बाई शियाओचुन द्वारा अपनी बेटी का पालन पोषण करने का तरीका वास्तव में अच्छा माना जाता है। दुर्भाग्य से छोटी बहन अभी भी इस बात से अनजान है। जब वह थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तब उसे एहसास होगा कि उसके पिता की नज़र में लड़कियां कभी परिवार का हिस्सा नहीं होती, बल्कि केवल निजी लाभ के लिए बलि का बकरा होती हैं। उस रात बाई रुयु अपनी छोटी बहन के साथ सोई। आधी रात को वह अक्सर अपनी बहन को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेती थी, मानो उसे डर हो कि उसकी बहन उसे छोड़कर चली जाएगी। बाई शियाओयुन के बारे में क्या? ये प्यारी सी नन्ही बच्ची गहरी नींद में सो रही है, और इतना ही नहीं, वह बीच बीच में बाई रुयु की छाती को चूमती भी है। पता नहीं दाओ क्या सपना देख रही होगी, वह इतनी खुश क्यों लग रही है। ... शाम को पूरे बाई परिवार के घर को सजाया गया और खूब रोशनी से जगमगाया गया, और यहाँ तक कि नौकरों ने भी औपचारिक पोशाक पहन ली। बैठक कक्ष में बाई शियाओचुन आराम से एक पुराने अखबार के पन्ने पलट रही थी और चुपचाप इंतजार कर रही थी। यान जिन किन परिवार का सबसे बड़ा बेटा आ रहा है। हालांकि तियानहाई शहर में उसका कुछ प्रभाव है, उसे कम से कम अपनी छवि को सही रखने का ध्यान तो रखना ही चाहिए। लोगों को भी प्रतिष्ठा की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसे पेड़ों को छाल की जरूरत होती है। इसके अलावा इन अमीर बच्चों को अपनी प्रतिष्ठा की सबसे ज्यादा परवाह होती है। अगर आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो शायद आप उनसे अपना पूरा फायदा उठा पाएंगे। पापा, क्या आज रात हमारे घर मेहमान आ रहे हैं? बाई शियाओयुन ने एक मनमोहक लोलिता पोशाक पहनी हुई थी और सफेद मोजों में लिपटी उसकी दोनों जांघें बेहद गोरी और चिकनी दिखाई दे रही थीं। वह दौड़ती हुई वहां पहुंची, उसका चेहरा जिज्ञासा से भरा हुआ था। बाई शियाओचुन की पत्नी का उनके जीवन के शुरुआती दौर में ही बीमारी से निधन हो गया था और उन्होंने कभी पुनर्विवाह नहीं किया। सभी ने उनके नेक चरित्र की प्रशंसा की। शायद उनके स्वभाव में आए बदलाव के कारण ही बाई परिवार में लंबे समय से कोई मेहमान नहीं आया था। सामान्य परिस्थितियों में वे मेहमानों का स्वागत बाहर ही करते थे। घर पर इस तरह की दावत का आयोजन करना काफी दुर्लभ है। बाई शियाओचुन ने हाथ बढ़ाकर अपनी सबसे छोटी बेटी के सिर पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, एक विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं। ये कौन है? क्या मैं इन्हें जानता हूँ? ये पुरुष है या महिला? क्या ये सुंदर हैं? बाई शियाओयुन, वह छोटी सी दीवानी, किसी और बात की परवाह नहीं करती थी। वह लगातार ढेरों सवाल पूछती रही, लेकिन अंत में सवाल यही था कि वह सुंदर है या नहीं। यह आकर्षक होना चाहिए, है ना? बाई शियाओचुन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसे वास्तव में इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और वह कभी किन लैंग से नहीं मिला था। हालांकि दाओ के अनुसार बड़े परिवारों में पैदा होने वाले बच्चों में आमतौर पर अच्छे जीन होते हैं और उनके खराब होने की संभावना कम होती है। आखिरकार अमीर पुरुषों की पत्नियां तो बेहद आकर्षक होती ही हैं। क्या यह अद्भुत नहीं है? बाई शियाओयुन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। बाई शियाओचुन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, बेशक वह अद्भुत है। वह यंजिन परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। बोलते समय उन्होंने तिरछी नजर से अपनी सबसे बड़ी बेटी की ओर देखा। बाई रुयु एक तरफ खड़ी होकर अपने पिता और बहन की बातें देख रही थी, उसका इरादा उन्हें टोकने का नहीं था। जब उसने अपने पिता को अपनी ओर देखते हुए देखा तो वह तुरंत गुस्से से बोली, आप मुझे क्यों देख रहे हैं? मैं उस छोटे मालिक को जानती भी नहीं। क्या आप मुझे इस समय घसीटकर उसके साथ तुलना करना चाहते हैं? बाई शियाओचुन समझ गई कि उसकी बेटी किसी और बात पर उससे बहस कर रही है और जानबूझकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। धीरे से कहा, खुद की तुलना उससे कर रही हो? क्या तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझती हो? तुम्हारी सीमित क्षमताओं के साथ तुम यान जिन किन परिवार के वैध पुत्र से कैसे मुकाबला कर सकते हो? क्या आपको पता था कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के स्थापना समारोह में उनके दादाजी सबसे आगे वाली पंक्ति में खड़े थे? तो क्या हुआ? वो तो बस अपने बेहतर पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भरोसा कर रहा है। पुरानी पीढ़ी पेड़ लगाती है, नई पीढ़ी छांव का आनंद लेती है। बाई रुयु ने दांत पीसते हुए कहा, वो तो पहली पंक्ति में खड़ा नहीं है।
जब भी बाई रुयू अपने पिता को पुरुषों की प्रतिष्ठा बढ़ाते हुए और खुद को नीचा दिखाते हुए सुनती थी, तो उसके भीतर एक अकथनीय क्रोध उत्पन्न होता था। वहां क्रोध, नाराजगी और उससे भी कहीं अधिक असंतोष था। उसी क्षण नौकर दरवाजे से अंदर आया और बोला, मालिक, युवा मालिक किन आ गए हैं। बाई शियाओचुन खड़ी हुई, अपने कपड़े समेटे और माथे पर शिकन लिए बाई रुयू की ओर देखा। सार्वजनिक रूप से तमीज से पेश आओ, कुछ बातें घर पर न कहना ही बेहतर होता है। बटलर के नेतृत्व में एक सूट पहने हुए व्यक्ति अंदर आया। बाई रुयू ने सहज रूप से पीछे मुड़कर देखा और उनकी निगाहें मिली। उस क्षण जब उनकी निगाहें किन लैंग से मिली, वे बेचैन विचार मानो गर्मी की शाम की हवा से उड़ गए हों और आश्चर्यजनक रूप से धीरे धीरे शांत हो गए। जब एफिनिटी स्किल सक्रिय हो जाती है तो लेवल 8 पर सभी सहयोगियों को जोड़ 8-0 एफिनिटी का प्रभाव उन लोगों को भी शांत कर देगा जिन्हें आप पहले नापसंद करते थे। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि बाई रुयू और किन लैंग एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे, इसलिए उनके बीच कोई बाधा नहीं थी। बाई रुयू की ओर मुस्कुराते हुए किन लैंग ने जानबूझकर अपनी नज़र बाई शियाओयुन के चेहरे पर डाली, लेकिन केवल एक क्षण के लिए, और फिर नजरें हटा लीं। वह बाई शियाओयुन के पुरुषों के प्रति आकर्षण को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने उसे केवल एक क्षणिक झलक दिखाई जिससे वह इसकी आदी हो गई। जैसा कि उम्मीद थी, बाई शियाओयुन ने किन लैंग को देखते ही उसकी बादाम जैसी चमकदार आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। कितना सुंदर, ये भाई कितना सुंदर है। उनकी मुस्कान इतनी स्नेहपूर्ण कैसे हो सकती थी। वह इतना लंबा और पतला कैसे हो सकता है। ये बिल्कुल कॉमिक बुक के पुरुष नायक जैसा है। अगर वह मुझे दीवार से सटा दे तो क्या होगा। क्या मुझे इसे स्वीकार करना चाहिए या पलटवार करना चाहिए। उस नन्ही सी फैंगल का दिमाग पहले से ही सुन्न था। एक पल पहले वह किन लैंग को देर से आने और भूख लगने के लिए कोस रही थी, लेकिन अगले ही पल किन लैंग को सामने से देखते ही वह सब कुछ भूल गई। आपका मतलब क्या है, क्या आपको भूख लगी है या नहीं? जब तक कोई आकर्षक लड़का आसपास होता है, वह 3 दिन बिना खाए रह सकती है। एक दिन, चलो एक समय का खाना छोड़ देते हैं। बाई शियाओयुन, बाई रुयू ने भौहें चढ़ाकर अपनी छोटी बहन के कंधे पर थपथपाया। बाई शियाओयुन ने अपना सिर नहीं घुमाया, वह किन लैंग को ध्यान से देखती रही और अनिच्छा से बोली, क्या हुआ? बाई रुयू के माथे पर छोटे छोटे काले धब्बे तैर रहे थे। उसने अपनी छोटी बहन के हाथ पर थपथपाया जो उसकी कमर को चुटकी काट रही थी। जब तुम घबराती हो तो अनजाने में अपने कपड़ों का किनारा चुटकी से पकड़ लेती हो। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, लेकिन अगली बार जब तुम मेरे कपड़े चुटकी से पकड़ो तो कृपया मेरी त्वचा को मत चुटकी से पकड़ोगी। बाई शियाओयुन ने पीछे मुड़कर देखा, अपनी बहन की कमर पर चुटकी ले रहे हाथ को देखा, जल्दी से हाथ हटा लिया और दोषी महसूस करते हुए बोली, बहन मुझे माफ कर दो। कुछ नहीं है। बाई रुयू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। दरवाजे पर खड़ी बाई शियाओचुन और किन लैंग पहले ही अंदर आ चुकी थीं और आपस में अंतरंगता से बातें कर रही थीं और हंस रही थीं। वह मुझे बार बार मेरे प्यारे भतीजे और अंकल बाई कहकर बुलाते थे। दाओ को जानने वाले लोग आज ही मिले हैं, जो लोग उन्हें नहीं जानते वे उन्हें करीबी रिश्तेदार समझेंगे। किन लैंग ने विनम्रतापूर्वक आज्ञा का पालन किया, लेकिन मन ही मन उसने आह भरी, खलनायक होना कितना मजेदार है। अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण बाई शियाओचुन जैसे अरबों की संपत्ति के मालिक एक बड़े व्यवसाय भी क्यूई के प्रति अत्यंत सम्मान का भाव रखते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि बाई शियाओचुन की वर्तमान में दिखाई देने वाली मेहमान नवाजी के बावजूद ये बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में काफी घमंडी है। ये वही होना चाहिए। आम लोगों को ऐसा बर्ताव नहीं मिलता। बाई शियाओचुन के मापदंड बहुत ऊंचे हैं, तो भला कोई भी उसकी नजरों में कैसे आ सकता है। ये 2 खूबसूरत महिलाएं कौन हैं? किन लैंग ने अपने सामने खड़ी बाई रुयू की ओर देखते हुए पूछा। बाई शियाओयुन बहनों ने अनजान होने का नाटक किया, हालांकि वे पहले से ही जवाब जानती थीं। बाई शियाओचुन ने अपनी सबसे बड़ी बेटी की ओर इशारा करते हुए उसका परिचय देना शुरू किया, यह मेरी सबसे बड़ी बेटी बाई रुयू है। इस साल वह 25 साल की हो गई है, बिल्कुल तुम्हारी ही उम्र की, शियाओकिन। उसने पहले विदेश में पढ़ाई की थी और हाल ही में वापस लौटी है। बाई रुयू की लंबाई लगभग 1.65 मीटर है, लेकिन ऊंची एड़ी के जूते पहनने पर वह लगभग 1.72 मीटर लंबी हो जाती है। उसका सुडौल शरीर उसकी काली ऑफिस लेडी यूनिफॉर्म की खूबसूरती को और भी निखारता है। उनकी सुगठित छाती देखने में बेहद आकर्षक थी, जिसे देखकर कोई भी यह सोचने पर मजबूर हो जाता था कि उनके ब्लेजर के 2 बटन इतना भारी भार कैसे सहन कर सकते हैं। ये कुछ हद तक अस्थिर लग रहा था, मानो थोड़ी सी भी हलचल होने पर यह अपनी सीमाओं से मुक्त होकर बाहर कूद जाएगा।
हालांकि इतनी आकर्षक काया होने के बावजूद बाई रुयू की कमर विलो की शाखा की तरह पतली है, इतनी नाजुक कि इसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। दोनों के अतिरंजित वक्र एक तीव्र विरोधाभास पैदा करते हैं, जिससे व्यक्ति को चक्कर आने लगता है और फिर उस गर्वित छाती में अपना पूरा सिर छिपाने की इच्छा होती है। काली बॉडीकॉन स्कर्ट भी उपयुक्त थी, जो उनके सुडौल शरीर को बखूबी उभार रही थी। बाई रुयू का काया बेहद आकर्षक है और फिर उनका खूबसूरत चेहरा भी है। चमकीली आंखें और सफेद दांत, नाजुक भौहें और एक सुंदर नाक, छोटे मुंह के साथ उसके होंठ लाल और चिकने थे। वह सचमुच नियति की बेटी की उपाधि की हकदार है और निश्चित रूप से प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक है। सुश्री बाई, नमस्कार, मैं किन लैंग हूं, आपसे मिलकर खुशी हुई। किन लैंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दोस्ताना अंदाज में अपना परिचय दिया। बाई रुयू की किन लैंग के बारे में बहुत अच्छी थी। वह एक आकर्षक युवा स्वामी थे और बाई रुयू भी असाधारण रूप से सुंदर थीं, जिनमें एक बड़े परिवार से होने के गुण थे। हालांकि अपने पिता की इस तरह की सतर्कता को देखकर उसे किन लैंग के प्रति थोड़ी नाराजगी महसूस हुई और उसने बिना कुछ ज्यादा कहे बस एक संक्षिप्त और उदासीन हाथ मिलाया। बाई शियाओचुन नाखुश थी, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने अपनी सबसे छोटी बेटी का परिचय देना शुरू कर दिया। बाई शियाओयुन को अपने पिता के परिचय की आवश्यकता क्यों होगी? वह उस आकर्षक लड़के से मिलने के लिए बेताब थी, इसलिए उसने अपनी ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आकर्षक लड़के, मेरा नाम बाई शियाओयुन है, मैं छोटी बहन हूं और मैं तियानहाई नंबर 1 हाई स्कूल में प्रथम वर्ष की छात्रा हूं। क्या आपको मेरी बहन पसंद है? हम ये सवाल पूछे जाने पर किन लैंग कुछ पल के लिए अवाक रह गया। बाई शियाओयुन ने अपनी बड़ी बहन की खांसी को अनसुना करते हुए मुस्कुराते हुए किन लैंग के बड़े हाथों को बड़े उत्साह से कहा, अगर आपको मेरी बहन पसंद नहीं है तो आप कुछ और साल इंतजार कर सकते हैं। जब हम बड़े हो जाएंगे तो मैं कहूंगी कि मैं आपकी पत्नी बनूंगी, ठीक है? उसने अपने हाथों से इशारा करके अपनी आकृति दिखाए और कुछ हिचकिचाहट के साथ, लेकिन पूरे आत्मविश्वास से बात करते हुए कहा, भाई, मुझे इसलिए कम मत समझो क्योंकि मैं अभी जवान हूं। कुछ सालों में मेरी आकृति तुमसे कहीं बेहतर होगी। छोटा, यह अब जवान नहीं रहा, सचमुच अब जवान नहीं रहा। किन लैंग ने बिना कोई भाव छोड़े बाई शियाओयुन पर एक नजर डाली। हालांकि वह अभी किशोरी ही थी, लेकिन वह पहले से ही बढ़ती हुई खूबसूरती वाली महिला बन चुकी थी। अपनी आकर्षक काया के साथ अगर वह एक पेशेवर ऑयल यूनिफॉर्म पहनती तो वह निश्चित रूप से बहुत सारे पुरुष प्रशंसकों को आकर्षित करती, लेकिन ये लड़की क्यूट स्टाइल को पसंद करती है। लोलिता फैशन के कपड़े पहने, सफेद मोजों में लिपटी, थोड़े गोल मटोल गालों वाली, बड़ी बड़ी नम आंखों वाली, एक नाजुक और छोटी नाक वाली, और होठों को इस तरह से फुलाए हुए कि वे और भी नम दिखें। क्या वह एक दुर्लभ और अनमोल मासूम चेहरे वाली विशालकाय महिला नहीं है? एक समय में एक ही काम। हालांकि वह मन ही मन इसका आनंद ले रहा था, फिर भी उसे दिखावा करना पड़ा। उसने हाथ बढ़ाकर बाई शियाओयुन के सिर पर धीरे से थपथपाया। तो छोटी बहन, तुम्हें खूब मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। तुम्हारी बड़ी बहन बहुत होशियार है। अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई नहीं करोगी तो तुम उसकी बराबरी नहीं कर पाओगी। बाई शियाओयुन तुरंत एक पंक्चर गुब्बारे की तरह पिचक गई। उसने सिर्फ इतना कहा कि वह शारीरिक बनावट के मामले में अपनी बहन की बराबरी करना चाहती है, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मेरी बड़ी बहन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थी और कई लोग उसे विलक्षण प्रतिभा का धनी मानते थे। वह पढ़ाई के लिए विदेश जाती थी और छुट्टियों में आराम करने के लिए तियानहाई शहर लौट आती थी। उसने एक ऐसा कोर्स 4 साल से भी कम समय में पूरा कर लिया जिसे पूरा करने में दूसरों को 7 साल लग जाते। इस मामले में उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। बाई रुयू ने कृतज्ञतापूर्वक किन लैंग की ओर देखा, फिर अपनी बहन को एक तरफ खींचकर उसे सांत्वना दी। वह जानती थी कि उसकी छोटी बहन एक फैंगल है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि किन लैंग इसका इस्तेमाल अपनी बहन को पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करने के लिए करेगा। ये कहना ही होगा कि किन लैंग के शब्द शायद महीनों तक उसके पास रहकर धैर्यपूर्वक की गई उसकी लगातार शिकायत से कहीं अधिक प्रभावी हैं। कम से कम मेरी छोटी बहन को अब थोड़ा पछतावा तो है कि उसने अतीत में और अधिक मेहनत से पढ़ाई नहीं की। किन लैंग ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उनका अभिवादन किया। आज का मुख्य ध्यान अभी भी बाई रुयू पर था। बाई शियाओयुन के मामले में कोई जल्दबाजी नहीं थी। काम चरणबद्ध तरीके से करना था और क्रम में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए थी। किन लैंग का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उन्हें बैठने के लिए कहा गया। वह अपने साथ जो उपहार लाया था उन्हें भी बाई शियाओयुन ने उठाया और बैठक कक्ष में रख दिया।
बाई परिवार का पूरा घर चहल पहल से भर गया। रसोई से लगातार व्यंजन भोजन की मेज पर लाए जा रहे थे। भतीजे, तुम इतनी दूर से आए हो, आज अपने चाचा के साथ एक ड्रिंक जरूर पियो। बाई शियाओचुन मुख्य सीट पर बैठे और उन्होंने स्वयं अपना शराब का गिलास भरा। चाय का प्याला पूरी तरह से भरा हुआ है और छलक रहा है। यह मेहमानों को विदा करने का एक तरीका है। मेहमानों का स्वागत करने का एक तरीका यह है कि उन्हें एक पूरा गिलास वाइन दी जाए, जो गहरे स्नेह का प्रतीक है। किन लैंग ने अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि का फायदा उठाकर घमंड नहीं दिखाया। वह खड़ा हुआ, अपना शराब का गिलास उठाया और पहल करते हुए टोस्ट पेश किया। उसने बाई शियाओचुन के नीचे रखे गिलास को धीरे से छुआ और विनम्रता से कहा, नियमों का ज्ञान मुझे नहीं है। मैंने आपसे शराब डलवाई है। मैं सजा के तौर पर एक प्याला पीता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें, चाचा। बोलना। उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और एक गिलास माओताई का स्वाद लिया, जो एक औंस से थोड़ा अधिक था, और एक बूंद भी नहीं छोड़ी। हाँ, मेरे प्यारे भतीजे, तुम्हें ये शिष्टाचार कहाँ से मिला? इससे मेरे जैसे बूढ़े को थोड़ी झुंझलाहट हो रही है। बाई शियाओचुन ने एक घूंट लिया। उसके शब्द देखने में तो फटकार जैसे लग रहे थे, लेकिन असल में वह बेहद संतुष्ट था। बाई शियाओचुन जितना अधिक किन लैंग को देखता, उतना ही वह उसे प्रसन्न करता जाता। यान जिन किन परिवार के सबसे बड़े पुत्र और एक उच्च कोटि के कुलीन परिवार के वास्तविक वंशज होने के नाते वह किन लैंग को अपने बराबर मानता था। भले ही किन लैंग कभी कभार कठोर शब्दों का प्रयोग करता, बाई शियाओचुन उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन किन लैंग ने ऐसा नहीं किया और खुद को छोटा लड़का कहकर संबोधित करता रहा, जिससे वास्तव में उसके शिष्टाचार और उदारता का पता चलता है। भोजन बेहद आनंददायक था। कई दौर के पेय और 5 प्रकार के भोजन के बाद बाई शियाओचुन ने कुछ ज्यादा ही पी लिया था। उसका चेहरा लाल हो गया था। वह हंसते हुए बोला, भतीजे, तुम यंजिंग में अपने विशाल पारिवारिक व्यवसाय को क्यों नहीं संभाल रहे? यहाँ तियानहाई शहर में निवेश बैंक क्यों खोल रहे हो? तियानहाई शहर को चीन का अपेक्षाकृत समृद्ध महानगर माना जाता है, लेकिन ये तुलना के आधार पर भिन्न हो सकता है। यंजिंग बीजिंग की तुलना में यह नगण्य है। इतनी बड़ी पारिवारिक संपत्ति विरासत में पाने के बजाय वह तियानहाई शहर भाग गया। जो लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, वे यही सोचते कि किन लांग परिवार के भीतर सिंहासन हथियाने के अपने प्रयास में असफल रहा। बेशक थोड़ी सी भी जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे बेतुके विचार नहीं रखेगा, क्योंकि विशाल किन परिवार का केवल एक ही वैध पोता है, किन लैंग, इसलिए उत्तराधिकार संघर्ष का कोई सवाल ही नहीं उठता। किन लैंग के गाल लाल हो गए और उसे थोड़ा चक्कर आने लगा। वह मन ही मन हंसते हुए बोला, चाचा जी, आपको पता नहीं होगा, लेकिन यंजिंग में सब कहते हैं कि मैं, किन लैंग, एक बिगड़ा हुआ बच्चा हूँ। उन्हें बस इतना पता है कि मैं अपने परिवार के प्रभाव में रहता हूँ और मुझमें कोई असली काबिलियत नहीं है। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरे जैसे खानदान का कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि एक कुत्ता भी, मुझसे बेहतर कर सकता है। बकवास। ईर्ष्यालु लोगों का एक समूह बकवास कर रहा है। बाई शियाओचुन ने जोर से गाली दी, लेकिन मन ही मन वह उससे पूरी तरह सहमत था और मुस्कुराते हुए पूछा, तो मेरे प्यारे भतीजे, तुम जानबूझकर तियानहाई शहर आए, अपने परिवार के प्रभाव पर भरोसा करने के लिए नहीं, बल्कि अपना नाम बनाने और तुम पर संदेह करने वालों को गलत साबित करने के लिए। फिर तुम मेरे बाई परिवार से अकेले मिलने क्यों आए? किन लैंग ने नींद से भरी आंखों को मलते हुए सिर हिलाया। चाचा जी, आपने शून्य से शुरुआत की और अकेले अपने पति के दम पर इतना बड़ा व्यवसाय खड़ा किया। तियानहाई शहर में आपका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे आप नई हो या कनिष्ठ, चाचा जी से मिलने और उनसे सलाह लेने आना आपका उचित ही है। यहाँ तक कि बाई शियाओचुन ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जब किन लैंग ने नशे में होने का नाटक किया और जानबूझकर पति पत्नी शब्द कहे, तो उसके सामने बैठी बाई रुयू ने मेज के नीचे अपनी छोटी मुट्ठी को थोड़ा और कसकर भींच लिया। अफसोस भतीजे, तुम्हें ये पता नहीं है। बाई शियाओचुन ने अपने बारे में बात करते हुए आह भरी। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। हमारा पारिवारिक व्यवसाय चाहे कितना भी गौरवशाली क्यों न हो, मरने के बाद आप इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। इस बात से भ्रमित मत होना कि बाई परिवार अभी अपने चरम पर है। मेरे मरते ही पेड़ गिर जाएगा और बंदर इधर उधर भाग जाएंगे। कौन जाने तब क्या होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? किन लैंग की आंखें चौड़ी हो गईं, जो बाहर वालों को साफ तौर पर नशे में होने के संकेत दे रही थीं। उसने बाई शियाओचुन की बात का जोरदार खंडन करते हुए कहा, चाचा, ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? इतने बड़े तियानहाई शहर में कौन नहीं जानता कि बाई परिवार की सबसे बड़ी युवती इतनी कम उम्र में ही बाई परिवार का कारोबार इतनी कुशलता से संभाल रही है।
इन प्रभावशाली व्यवसायियों के कारण अनगिनत लोगों का मानना है कि बाई परिवार की सबसे बड़ी बेटी में अपने चाचा के सुनहरे दिनों जैसा ही करिश्मा है। जब तक बाई परिवार की सबसे बड़ी बेटी जीवित है, बाई परिवार की विरासत फलती फूलती रहेगी। वास्तव में क्या वह सचमुच यही सोचता है? बाई रुयू की खूबसूरत आंखें चमक उठी जब उसने ध्यान से किन लैंग की ओर देखा और उसके शब्दों के पीछे छिपे असली इरादों को समझने की कोशिश की। चाहे वो उसे किसी भी नज़र से देखे, सामने खड़ा किन लैंग अब भी स्तब्ध सा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। ऐसा लग रहा था मानो नशे में धुत होकर वो अपने मन में बसे सारे विचार यूं ही बोल रहा हो। बाई शियाओचुन का चेहरा भावहीन था। वह कई वर्षों से व्यापार जगत में एक प्रमुख हस्ती रहे थे और शराब पीने की उनकी क्षमता बहुत अधिक थी। हालांकि उनका चेहरा लाल था, लेकिन उनका दिमाग अभी भी पूरी तरह से सक्रिय था। किन लैंग की बातें सुनकर वह और भी अधिक नाराज हो गया। एक स्त्री तो स्त्री ही होती है और अंत में उसकी शादी भी किसी दूसरे परिवार में ही होगी। वह बाई परिवार की विशाल संपत्ति की वारिस कैसे बन सकती है? उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा, युवा वाकई काबिल है, लेकिन आखिर वह एक महिला है। वह छोटी छोटी बातों में उलझी रहती है और मुझे डर है कि वह पारिवारिक व्यवसाय के प्रबंधन पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगी। वही वाक्यांश फिर से। यह एक और बहाना है जिसमें वह एक महिला होने की अपनी स्थिति का इस्तेमाल करके अपने प्रयासों को नकार रही है। बाई रुयू की आंखें लाल हो गईं और उसका कोमल शरीर झुंझलाहट से कांपने लगा। उसकी छाती पर लगे दोनों बटनों पर बोझ बढ़ता ही जा रहा था। वह खंडन में बोलना चाहती थी, लेकिन किसी और ने उससे पहले ही बोल दिया। चाचा जी, आपकी सोच गलत है। किन लैंग की आवाज तेज हो गई। प्राचीन काल में हुआ मुलान थी जिन्होंने अपने पिता की जगह सेना में भर्ती होकर सेवा की। आज बाई रुयू व्यापार जगत पर राज कर रही हैं। क्या यह एक अद्भुत कहानी नहीं है? लड़कियों में क्या खराबी है? कौन कहता है कि औरतें मर्दों से कमतर होती हैं? कम से कम मेरी नज़र में तो मिस बाई यंग मुझसे कहीं ज्यादा उत्कृष्ट हैं। अगर चाचा जी चिंतित हैं तो चिंता की कोई जरूरत नहीं है। मिस बाई यंग की क्षमताओं को देखते हुए उनके परिवार के साथ रहने के लिए दामाद मिलना ही काफी होगा। इस तरह वह अपना भविष्य सुरक्षित कर सकती हैं और पारिवारिक व्यवसाय को संभालने में पूरी तरह से जुट सकती हैं। क्या यह एक तीर से दो निशाने नहीं है? कुछ क्षणों के लिए बाई शियाओचुन और बाई रुयू दोनों गहन चिंतन में डूब गए। ये बयान निर्णायक साबित हुआ और इसने वास्तव में उन दोनों को इस दृष्टिकोण की व्यावहारिकता पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही बाई रुयू ने अपनी पत्नी के परिवार के साथ रहने के लिए दामाद ढूंढने का फैसला किया, तभी बाई शियाओचुन, जो पहले ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच चुका था, ने हाथ हिलाते हुए कहा, भतीजे, तुमने बहुत ज्यादा पी लिया है। तुम्हें जल्दी वापस जाना चाहिए। पेंग। ये सुनकर किन लैंग को चक्कर आने लगा और वह नशे के कारण बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बाई शियाओचुन दंग रह गई। उसने बगल में खड़े बटलर की ओर देखा और बिना किसी औपचारिकता के सीधे बोली, युवा मालिक, किन का ड्राइवर कहाँ है? कोई बात नहीं, उनके लिए यहाँ रात भर आराम करने के लिए एक कमरा उपलब्ध करा दीजिए। मेरे कमरे में, मेरे कमरे में। बाई शियाओयुन ने खुशी से झूमते हुए अपनी बाहें ऊपर उठा ली। वाह, वो हैंडसम लड़का नशे में है, इसलिए उसे आज रात जाना नहीं पड़ेगा और वो उसके साथ अकेले समय बिता सकेगी। बाई शियाओचुन की पैनी निगाहें उस पर पड़ी और बाई शियाओयुन तुरंत पीछे हट गई। मैं बगल वाले स्टडी रूम में सो जाऊंगी। इस खूबसूरत भाई जैसे प्रभावशाली परिवार के साथ, अगर हम उसे नौकरानी का कमरा दे दें और वह कल सुबह उठकर ऐसा महसूस करे जैसे उसके साथ कोई जानलेवा हादसा हुआ हो, तो क्या होगा? आफो, किसी को भेजो जो यंग मास्टर किन को शियाओयुन के कमरे में ले जाए। बाई शियाओचुन ने आह भरी, खाने की मेज से उठी और सीधे अध्ययन कक्ष में चली गई। जब किन लैंग को ऊपर ले जाया जा रहा था, तब बाई रुयू खाने की मेज पर बैठी अपने होंठ काट रही थी, अपने पिता की पीठ को देख रही थी। उसका दिल और भी अधिक निराशा से भर गया था। ये कितनी विडंबना है कि उसके जैविक पिता भी किसी बाहरी व्यक्ति का विश्वास जीतने में सफल नहीं हो सके। डिंग। महिला नायिका बाई रुयू में तीव्र भावनात्मक उतार चढ़ाव आया है। मेजबान को डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स जोड़ 500 प्राप्त करने पर बधाई। डिंग। मुख्य अभिनेत्री बाई रुयू की लोकप्रियता बढ़ गई है। मेजबान को डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स में जोड़ 800 अंक प्राप्त करने पर बधाई। डिंग। मुख्य अभिनेत्री बाई शियाओयुन की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। मेजबान को डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स में जोड़ 1000 अंक प्राप्त करने पर बधाई। ... सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज लगातार कानों में गूंजती सुनकर किन लैंग मिश्रित भावनाओं से भर गया था। एक प्रयास, दोगुने परिणाम। ये दोनों बहनें कितनी खुश हैं।
किन लैंग ने अपना माथा पकड़ा और अपने लाल हुए चेहरे को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। क्या उस बूढ़े बाई शियाओचुन को सच में लगता था कि वह उसे शराब पिलाकर मार डालेगा? ये सब बकवास है। अपने पिछले जीवन में उनका अक्सर ऐसे लोगों से सामना होता था जो व्यापारिक सौदों का बहाना बनाकर दूसरों को शराब पीने के लिए मजबूर करते थे, जिससे वे खून की उल्टी करते थे और उन्हें पेट साफ कराने के लिए अस्पताल जाना पड़ता था। यह एक आम चलन था। अब तो फिजिक बिल्कुल ही अलग इंसान बन गया है। पहले उसकी सहनशक्ति 2 किलोग्राम से भी ज्यादा थी, लेकिन अब उसे अंदाजा ही नहीं कि वह कितना पी सकता है। वह एक युवा लड़की के शयनकक्ष की खुशबू से भरे मुलायम, बड़े बिस्तर पर लेटा हुआ था और चारों ओर गुलाबी कमरे को देख रहा था जो तरह तरह के बालों के रंगों वाले सुंदर पुरुषों के स्टिकर से ढका हुआ था। वह सचमुच अपने उपनाम छोटी फूल प्रेमी को सार्थक करती है। ये लड़की बहुत प्यारी है। फूल प्रेमी होना अच्छी बात है क्योंकि उसमें ज्यादा छल कपट नहीं है। किन लैंग ने गर्म, आरामदायक बिस्तर को सूंघा जिसमें हल्की मीठी, मोहक खुशबू आ रही थी। उसने अनुमान लगाया कि फूलों की दीवानी वह छोटी बच्ची बाई शियाओयुन उसके आने से पहले। उस मनमोहक सुगंध का पीछा करते हुए किन लैंग ने जल्दबाजी न करते हुए थोड़ी देर आराम किया। बाई परिवार की नज़र में वह अब पूरी तरह से नशे में धुत था और उसके लिए बाई रुयू के पास जाकर उसे भर्ती करने की अपनी इच्छा व्यक्त करना कुछ ज्यादा ही गुप्त मकसद जैसा लग रहा था। चाहे दाओ सचमुच थका हुआ था या बाई शियाओयुन के कमरे की मनमोहक खुशबू ने उसे सोने में मदद की हो, किन लैंग हल्की नींद में सो गया। ची ची। कुछ समय बाद बाई परिवार के परिसर में सन्नाटा छा गया और फिर दरवाजा धीरे से खोला गया जिससे एक हल्की सी आवाज आई। अगर किन लैंग के शारीरिक गठन में कई गुना सुधार नहीं हुआ होता तो ये पूरी तरह से अदृश्य हो जाता। ये स्पष्ट है कि इस अपराध को अंजाम देने वाला कोई जानकार व्यक्ति ही है। एक हल्की और फुर्तीली आकृति अंधेरे में बिस्तर पर सरक गई। उसका छोटा सा शरीर उत्तेजना से थोड़ा कांप रहा था। भाई, सुंदर भाई, बाई शियाओयुन ने संकोच से धीमी आवाज में पूछा। किन लैंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी पलकें फड़कने लगी। वह करवट बदलकर सोने का नाटक करता रहा। आज रात कुछ महत्वपूर्ण काम है, इसलिए मुझे मौके का फायदा उठाना होगा और बाई रुयू को भर्ती करने के अपने इरादे का खुलासा करना होगा ताकि उसे पहले से ही आगाह किया जा सके। हम उस मूर्ख बाई शियाओयुन को अपने रास्ते में रुकावट नहीं बनने दे सकते। बाई शियाओयुन ने गर्व भरी हंसी हंसी कंबल के नीचे से उठी, किन लैंग के ऊपर से कदम रखते हुए दूसरी तरफ भागी, बिस्तर पर लेट गई और अपनी 2 बड़ी नम आंखों से किन लैंग के चेहरे। वो कितना सुंदर है। अफसोस की बात है कि मैं अभी छोटी हूँ। अगर मैं कुछ साल बड़ी होती तो मैं अपने पिताजी से कहती कि मेरी शादी इस सुंदर लड़के से करवा दें। बाई शियाओयुन ने प्रेम भरी निगाहों से उसे देखा। मुझे इसे देखते देखते कभी थकान नहीं होती। जितना ज्यादा मैं इसे देखता हूँ उतना ही यह मुझे पसंद आता है। क्या आपको सच में लगता है कि वह बेवकूफ है? उसे सिर्फ सुंदर पुरुष ही पसंद है और उसमें बुद्धि नहीं है। वो इतनी भी दीवानी नहीं है। किन लैंग न केवल एक बेहद शक्तिशाली परिवार से आती है जिससे उसके पिता पर बहुत दबाव पड़ता है, बल्कि उसने भोज में भी वाक्पटुता से भाषण दिया। उसके द्वारा बोले गए हर शब्द से उसकी प्यारी बड़ी बहन के प्रति उसके समर्थन का पता चलता है। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किन लैंग बेहद खूबसूरत है। जब वह मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है मानो उसे मिठाई के ढेर में फेंक दिया गया हो, इतनी मीठी कि जी मिचलाने लगती है। ये हैंडसम लड़का साफ तौर पर किसी कॉमिक बुक का मुख्य पुरुष किरदार है ना? वह इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। उसने दिखावा किया कि वह किन लैंग को आरामदायक आवास प्रदान कर रही है, लेकिन वास्तव में उसकी अपनी योजनाएं थीं। उसकी कभी कभी भद्दी दिखने वाली सूरत से धोखा मत खाना, ज्यादातर समय वह अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान होती है। कितनी सीधी नाक, कितनी लंबी पलकें और कितने पतले होंठ। पता नहीं फल मीठा होता होगा या नहीं। बाई शियाओयुन ने उसे ध्यान से देखा। जितना गौर से वह देखती गई, किन लैंग की खूबसूरती उतनी ही बढ़ती गई। सोते समय भी उसके मनमोहक नैन नक्श उसकी सौंदर्य दृष्टि से बिल्कुल मेल खाते थे। उसने हिम्मत जुटाई और किन लैंग की ओर कुछ कदम बढ़ाए, अपने नम होठों को इस तरह फुलाया जैसे वह झुककर उसे चूमना चाहती हो, लेकिन वह अचानक आधे रास्ते में ही रुक गई। ये तो कुछ ज्यादा ही बेवकूफी भरा लगता है, बाई शियाओयुन ने मन ही मन सोचा। यह उसका पहला चुंबन था और उसने उस आकर्षक लड़के से ज्यादा कुछ कहे बिना ही इतनी आसानी से अपना पहला चुंबन दे दिया। क्या ये कुछ ज्यादा ही अनौपचारिक नहीं था? उसे कम से कम तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक वह सुंदर लड़का जाग न जाए, उसके बाद ही उसे अपने आप को सौंपना चाहिए। अफसोस की बात है,
बाई शियाओयुन ने धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया, फिर कंबल में लिपट गई। किन लैंग की बाहों में सिमट गई, उसकी गर्म छाती और सुडोल एब्स को महसूस करते हुए, और खुद को रोक नहीं पाए और अपने हाथ से उन्हें सहलाने लगी। उस रात बाई शियाओयुन कोलंबस की तरह एक नए महाद्वीप की खोज कर रही थी, इधर उधर चीजों से छेड़छाड़ कर रही थी। उसकी हिम्मत शुरुआती प्रयासों से लेकर लगातार बड़े प्रयासों तक बढ़ती जा रही थी। डिंग। नायिका बाई शियाओयुन को बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मेजबान को डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स में जोड़ 800 अंक प्राप्त करने पर बधाई। जब उस छोटी सी प्रशंसक लड़की का छुपकर किया गया हमला विफल हो गया और वह इसके बजाय डर गई, तो वह तुरंत उठी, उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया और वह घबराकर भाग गई। इसमें एक प्रकार की निर्ममता अंतर्निहित है। दरवाजा कसकर बंद होने के बाद किन लैंग ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोली। वह पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। ये बाई शियाओयुन है। वह अपने उपकार करने वालों को धोखा देने में मु युयान से भी कहीं बेहतर है। देर रात तक वह लगभग 3-4 घंटे उसके बगल में रुका रहा और अथक रूप से उसके शरीर का अन्वेषण करता रहा। जैसे जैसे रात ढलती जा रही थी, किन लैंग बाई रुयु को ढूंढने की उम्मीद छोड़ने ही वाला था और बाई शियाओयुन को सबक सिखाने के लिए जागने ही वाला था। ये बंदा तो हद ही पार कर गया, धोखा देने की कोशिश कर रहा है, इसमें खेल भावना नाम की कोई चीज नहीं है। फिर वे बाकी सब चीजों की परवाह किए बिना भाग गए। काम करने का ये तरीका सही नहीं है। उनमें जिम्मेदारी की भावना बिल्कुल भी नहीं है। अपनी शिकायतों के बावजूद किन लैंग को बाई शियाओयुन का भोलापन बिल्कुल भी नापसंद नहीं था। इसके विपरीत इतने छल और कपट को देखने के बाद वह वास्तव में उसके सरल और मासूम स्वभाव को ही पसंद करता था। कपड़ों को ठीक से समेटने के बाद उसने कंप्यूटर डेस्क पर रखी गुलाबी अलार्म घड़ी पर एक नजर डाली। बाई रुयु तब तक सो चुकी थी, इसलिए उसने बाकी सब कुछ सोचना बंद कर दिया और सो गया। मैं अगली सुबह तक सोता रहा, लेकिन बाई रुयु बाई परिवार के घर पर नहीं पहुंची। नहाते समय मेरी मुलाकात बाई शियाओयुन से हुई, जिसने सफेद भालू वाला पजामा पहना हुआ था। जब उस लड़की ने किन लैंग को देखा तो उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने कुछ गलत कर दिया हो। उसका चेहरा लाल हो गया और वह गुलाबी चप्पल पहने हुए पीछे मुड़े बिना भाग गई। बाई परिवार के घर पर नाश्ता करने के बाद किन लैंग अंततः मेबेक की पिछली सीट पर बैठ गया और उसे पाखंडी निमंत्रण मिला, अगली बार और भी अक्सर मिलने आना, प्यारे भतीजे। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही जूनजी गाड़ी चलाकर जाने लगा, उसने कहा, युवा मालिक, आपसे जब मुझे पेशाब करने की जरूरत होगी तो मैं दीवार नहीं पकड़ूंगा, मैं आपको पकड़ूंगा। बाई परिवार आखिरकार तियानहाई शहर का एक प्रतिष्ठित परिवार है, विशेष रूप से बाई शियाओचुन, जिन्होंने अपनी युवावस्था में शून्य से शुरुआत की और अब उनके पास अरबों की संपत्ति है। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आप, युवा स्वामी, महज एक मुलाकात में बाई शियाओचुन का दिल जीत लेंगे। कैद। किन लैंग ने उपहास उड़ाते हुए कहा। बाई रुयु जैसी बेहद खूबसूरत महिला को ही कैद माना जा सकता है। बाई शियाओचुन जैसे बूढ़े व्यक्ति को तो ज्यादा से ज्यादा वश में किया गया ही माना जा सकता है। इसके अलावा क्या आपको सच में लगता है कि बाई शियाओचुन के मेरे साथ अच्छे संबंध हैं? उसकी उत्सुकता भरी शक्ल देखकर धोखा मत खाए, शायद वह चाहता है कि मैं उससे जितना हो सके दूर हो जाऊं। बाई शियाओचुन, ये तो बुरा नाम है। मुझे लगता है उसे अपना नाम बदलकर ही डावू काला बड़ा गंदा रख लेना चाहिए। पफ। जूनजी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। हालांकि बाई शियाओचुन बहुत ध्यानपूर्वक और मेहमाननवाज थे, लेकिन युवा गुरु का व्यवहार बिल्कुल त्रुटिहीन था। बाई शियाओचुन के सामने उन्होंने शिष्य की तरह आदरपूर्वक अभिवादन किया, मानो वे किसी वरिष्ठ का अभिनंदन कर रहे हों। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, उसने बाई शियाओचुन का नाम बदलकर ही दावू रख दिया। चलो बांस की कोम्पलें तोड़ लेते हैं। खैर, उसने गौर किया है कि युवा मालिक में हाल ही में बहुत बदलाव आया है। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, लेकिन शायद वह मन ही मन तुम्हें कोस रहा हो। ये पुराने चांदी के सिक्के हैं। गला साफ करते हुए जूनजी ने गंभीरता से कहा, युवा स्वामी, जिस ब्लड वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप की आप जांच कर रहे थे, वह तियानहाई शहर में आ गया है, और सु यंग नाम की महिला के बारे में भी कुछ असामान्य बात है। उन्होंने ये फैन से जरूर संपर्क किया होगा, लेकिन सु यंग की स्थिति को देखते हुए हम आसानी से उनकी चैट हिस्ट्री की जांच नहीं कर सकते। ब्लड वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना सन ऑफ डेस्टिनी ने विदेशों में की थी। हालांकि इसकी शक्ति बहुत अधिक नहीं है, लेकिन अशांत अफ्रीकी महाद्वीप में इसकी अपनी एक अलग पहचान है। भाड़े के सैनिकों के समूह के संस्थापक के रूप में ये फैन कुख्यात था और उसके पास जीवन और मृत्यु की शक्ति थी। बेशक ये तो तभी लागू होता है जब आप विदेश में हो।
चीन वापस आने के बाद शेर को भी लेटना पड़ता है और अजगर को कुंडली मारकर बैठना पड़ता है। भाड़े के सैनिकों का समूह। डोनफेंग एक्सप्रेस की उसी दिन डिलीवरी सेवा के बारे में क्या ख्याल है? चीन में प्रवेश करने के बाद ब्लड वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप के सदस्यों के पास हथियार नहीं होंगे और उनकी ताकत कम से कम 10% कम हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा उनकी शारीरिक क्षमता निहत्थे विशेष बलों के सैनिकों के बराबर होगी और वे किसी भी प्रकार की परेशानी पैदा करने में सक्षम नहीं होंगे। केवल सन ऑफ डेस्टिनी की वापसी में अभी भी आधा महीना से ज्यादा का समय बाकी है और ब्लड वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप के सदस्यों को इस समय तियानहाई शहर में नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने कहानी में बदलाव किया हो जिससे ये फैन की वापसी पहले हो जाए? वापस जाओ और वहां काय योंग भी है, उसे बताओ किन लैंग ने आगे क्या करना है इसके बारे में व्यवस्थित ढंग से निर्देश दिए। कुछ दिन पहले काय योंग, जिसे उसने पीटा था, ने विभिन्न माध्यमों से उससे माफी मांगी और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कुछ भी करने का वादा किया। हमें संयोगवश रियल एस्टेट कंपनी से लोगों की जरूरत है। अगर वे हमें मुफ्त में मिल जाएं, तो क्यों नहीं? गलत। किन लांग वंश का सदस्य होने के नाते उसे मुफ्तखोर कैसे माना जा सकता है? उन्हें काय योंग को अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका देना चाहिए। हमारे पास अभी भी पर्याप्त जनशक्ति नहीं है। किन लैंग अपनी सीट पर पीछे झुक गया, एक गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखने लगा। ये फैन के पास ब्लड वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप नाम का एक संगठन भी है और उसके साथ जुनजी जैसे कुछ दर्जन अंगरक्षक ही हैं। हमें अपने कर्मचारियों की संख्या में फिर से विस्तार करने की आवश्यकता है। ... उस रात तारे खूब चमक रहे थे। सू शियाओ ने हाई वेस्ट वाली ब्लैक सिल्क ड्रेस पहनी थी जो उनकी पतली काया को बखूबी निखार रही थी। वह अनाथालय की ओर चल पड़ी, उसका दिमाग विचारों के एक उलझे हुए जाल में फंसा हुआ था। शाओ फैंग वापस आ गया है और उसके शब्दों के पीछे एक अलग ही अर्थ छिपा है, मानो उसने ठीक ठीक अनुमान लगा लिया हो कि युवा मालिक को क्या उम्मीद थी। इसके अलावा वे उससे मिलने के लिए पहले ही किसी को भेज चुके हैं। क्या हमें उनसे मिलने जाना चाहिए? एक तरफ उसका छोटा भाई है जिसकी उसने बचपन से रक्षा की है और दूसरी तरफ वही युवा मालिक है जो हर रात उसके सपनों में दखल देता है। दोनों में से किसी भी पक्ष को छोड़ना आसान नहीं है। हालांकि जियाओफे के शब्दों में गहरा अर्थ छिपा था, शायद वह जरूरत से ज्यादा सोच रही थी। सबसे खराब, जब वे वास्तव में दोबारा मिलेंगे तो वह शियाओफेन को सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाएगी और यह व्यक्त करेगी कि उसने हमेशा उसे छोटे भाई की तरह माना है। कुछ देर सोचने के बाद सू शियाओ के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान खिल उठी और उसने मजाक में दाव को डांटते हुए कहा, वो शियाओफेन अब जब वो कामयाब हो गया है तो और भी ज्यादा अकड़ दिखाने लगा है। पहले तो वो मुझे बहनसू कहकर बुलाता था, लेकिन अब इतना बदतमीज हो गया है कि मुझे शियाओ कहने की हिम्मत भी नहीं करता। मुझे नहीं पता कि डीन दाओ ने मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया और यूक्यूई इतनी परेशान क्यों थी। जिज्ञासा से प्रेरित होकर सू शियाओ ने अपनी गति तेज कर दी और उस पुराने और जर्जर अनाथालय में पहुंच गई जिसे वह याद करती थी। जब सू शियाओ ने अपने सामने हो रही घटनाओं को देखा तो वह अवाक रह गई। चारों ओर खंडहर और मलबा बिखरा हुआ था। पहले से ही तंग अनाथालय की बाहरी दीवारें भी गिर चुकी थीं और वह अपने मूल आकार का आधा रह गया था। सनशाइन अनाथालय का इंद्रधनुषी रंग का साइन बोर्ड जो मुख्य प्रवेश द्वार पर लगा हुआ है, उसे बेरहमी से बीच से फाड़ दिया गया और जमीन पर तोड़कर छोड़ दिया गया। क्या चल रहा है? क्या अनाथालय को जबरन ध्वस्त कर दिया गया था? तुम कौन हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें सनशाइन अनाथालय को गिराने का क्या अधिकार है? ये गैरकानूनी है। सू शियाओ दौड़कर गई, विध्वंस का निर्देशन कर रहे एक ठेकेदार को पकड़ लिया और उससे जोर जोर से सवाल करने लगी। मुझे बहुत पहले से पता था कि दाओ की एक रियल एस्टेट कंपनी सनशाइन अनाथालय को अपने कब्जे में लेना चाहती थी, लेकिन विध्वंस मुआवजे पर सहमति नहीं बनी थी। रियल एस्टेट कंपनी जो रकम देने को तैयार थी, वह एक नए अनाथालय का आधा हिस्सा भी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अगर इसे गिरा दिया गया तो बच्चों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने तोड़फोड़ नहीं देखी? ठेकेदार ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मुझ पर चिल्लाओ मत, मैं तो बस एक आम मजदूर हूँ जो काम करता है। अगर तुम इतने काबिल हो तो जाकर बॉस्किन को ढूंढो। तोड़फोड़ का आदेश तो बॉस्किन ने ही दिया था। बॉस्किन? कौन से बॉस्किन? सू शियाओ ने चुनौती भरे लहजे में पलटवार किया। सनशाइन अनाथालय में उसका बचपन और उसके सपने समाहित हैं। वह डीन का कर्ज चुकाना चाहती थी और वह खूब पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहती थी
और फिर उसे दीन को दान करना चाहती थी ताकि वह और अधिक बेघर अनाथों के लिए एक शांतिपूर्ण घर उपलब्ध करा सके। लेकिन अब अपने सामने खंडहरों को देखकर सू शियाओ को लगा कि उसका सपना पल भर में चकनाचूर हो गया है। ठेकेदार ने झुंझलाहट से आंखें घुमाईं। द किन तियानशिया इन्वेस्टमेंट फर्म, श्री किन, कृपया बीच में आना बंद करें। हट जाए। धक्का मुक्की से लड़खड़ाती हुई सू शियाओ पीछे हट गई, उसकी खूबसूरत आंखें भावहीन हो गईं। उसके मन में सौम्य और सभ्य युवा स्वामी की छवि धीरे धीरे उस बेईमान मालिक की छवि में विलीन हो गई, जिसने हिंसक रूप से श्रमिकों को अनाथालय को ध्वस्त करने का निर्देश दिया था। युवा मास्टर, युवा स्वामी को क्यों चुना गया? ऐसा हो ही नहीं सकता। सू शियाओ लगभग बेहोश होकर जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और गालों पर बहने लगे। बड़े बड़े आंसू धूल भरी विध्वंस स्थल पर गिरे और जमीन को गीला कर दिया। सू शियाओ के सीने में पल भर में अन्याय, बेबसी, हताशा और हर तरह की दुख भरी भावनाएं उमड़ आईं। वह बुरी तरह कांप रही थी। क्यों? युवा स्वामी को क्यों चुना गया? क्या यह संभव है कि उसका ध्यान कभी भी वास्तव में अनाथालय पर केंद्रित न रहा हो? क्या अनाथालय के बारे में उनकी चर्चा अनाथालय की जमीन पर उनके द्वारा बाद में किए गए जबरन कब्जे की एक पूर्वाभ्यास थी? सू शियाओ की छाती में घुटन का एहसास फैल गया, जिससे उसे असहनीय दर्द होने लगा। यह दुखदायक है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अगर कोई और बॉस होता तो शायद वह और भी ज्यादा गुस्सा होती और अभी बहस करना चाहती। लेकिन अब जब उसे पता चल गया है कि दाओ द्वारा अनाथालय को जबरन ध्वस्त कराने के पीछे किन लैंग का हाथ है, तो सू शियाओ किसी कारणवश दिल में दर्द की भावना से अभिभूत हो जाती है। धोखा देना, या शायद ये शुरू से ही चूहे बिल्ली का खेल था। युवा स्वामी किन, एक कोमल उद्गार ने सू शियाओ का ध्यान आकर्षित किया। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली थीं और उसने किन लैंग को अनाथालय के पीछे वाले रिहायशी इलाके से बाहर आते देखा। उसका जाना पहचाना और सुंदर चेहरा अभी भी वैसा ही था, लेकिन उसे दोबारा देखकर सू शियाओ का दिल अफसोस और शर्म से भर गया। वह बिना किसी झिझक के आगे बढ़ी। शियाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? किन लैंग घबराया हुआ लग रहा था और उसने बगल में आधे टूटे हुए अनाथालय पर नजर डाली। साथ ही उसने उस ठेकेदार को घूर कर देखा जिसने उसे पहले आवाज दी थी। किन लैंग की घबराई हुई शक्ल देखकर सू शियाओ के सुंदर गालों पर अब भी आंसू टपक रहे थे। उसका दिल दुख से भरा हुआ था। मुझे संदेह है कि युवा स्वामी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह आज रात यहाँ आएगी। नहीं तो वे इतने घबराए हुए क्यों होते? टूटे हुए दिल से बड़ा कोई दुख नहीं। वह सचमुच यह मानना नहीं चाहती थी कि किन लैंग इतना बेईमान बॉस हो सकता है, लेकिन तथ्य उसके सामने थे जिससे उसके पास संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें किसने तंग किया? किन लैंग ने दर्द से कराहते हुए सू शियाओ के आंसू पोंछने की इच्छा से हाथ बढ़ाया। सू शियाओ विश्वासघात और अपनी अतीत की कल्पनाओं के बीच बुरी तरह जूझ रही थी। उसका दिमाग अव्यवस्थित विचारों का एक उलझा हुआ जाल था। वह अपने गुस्से को हद से ज्यादा दबा रही थी और उसने किन लैंग को अपने नाखूनों से खरोंचने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसके सामने खड़े होकर वह केवल अपनी मुट्ठियों पर ही अपना सारा गुस्सा निकाल सकती थी। क्यों? तुमने ही क्यों अनाथालय को जबरदस्ती ध्वस्त कर दिया? इतने सारे बच्चों को आखिरकार रहने की जगह मिल गई, तुम्हें इस थोड़ी सी जमीन पर इतनी लालसा क्यों थी? दुख और आक्रोश से भरी सू शियाओ ने किन लैंग की बाहों में खुद को झोंक दिया और अपनी छोटी मुट्ठियों से बारिश की बूंदों की तरह उसकी छाती पीटने लगी। आंसुओं की दो धाराएं उसके गालों से बह निकली, जो रात की विध्वंस की रोशनी में चमक रही थीं। तुम बदमाश हो, तुम बड़े बदमाश हो। मेरे सहकर्मी सही थे, तुम्हारे जैसे अमीर बच्चे को लोगों से खिलवाड़ करने में ही मजा आता है। तुमने मुझे क्यों परेशान किया? क्यों? किन लैंग में आत्मपीड़न की प्रवृत्ति थी। उसने सू शियाओ को अपनी बाहों में खुद को चोट पहुंचाने दी। न केवल उसे रोका नहीं, बल्कि जानबूझकर अपनी छाती भी फुला ली। आगे बढ़ो और लड़ो। चलो जमकर मेहनत करते हैं और जोर लगाओ। आप इसे जितना जोर से तोड़ेंगे, दाव के बारे में सच्चाई पता चलने पर आपको उतना ही अधिक अपराध बोध होगा। जब सू शियाओ की बाहों में उसकी ताकत लगभग खत्म हो गई, तो किन लैंग ने एक हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली और दुख और आक्रोश भरे भाव से पूछा, शियाओ, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा क्या मतलब है कि मैंने अनाथालय की जमीन पर कब्जा कर लिया है? सू शियाओ का सुंदर चेहरा न केवल अत्यधिक क्रोध और कठिन व्यायाम के कारण आंसुओं से भीगा हुआ था, बल्कि लाल भी हो गया था। उस खूबसूरत चेहरे को अपने इतने करीब देखकर, एक ऐसा चेहरा जो मेरे सपनों में अनगिनत बार मेरे इतने करीब रहा था, मुझे और भी ज्यादा पीड़ा महसूस हुई।
उसने विध्वंस स्थल की ओर इशारा करते हुए कहा, अनाथालय को इस तरह ध्वस्त कर दिया गया है। तथ्य हमारे सामने हैं। इसके अलावा और क्या स्पष्टीकरण दिया जा सकता है? जब आपने मुझे यहाँ रहने के लिए मजबूर किया, तब से ही आप अनाथालय की जमीन पर जबरन कब्जा करने के लिए तैयार थे, है ना? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उसके मन में ऐसे विचार आए। जब उसने युआन राजवंश के नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन तोड़े, तो किन लैंग ने सबसे पहले उससे यही अनुरोध किया कि वह निदेशक को अनाथालय की जमीन कम कीमत पर बेचने के लिए मनाए। अंततः वे सभी व्यवसाय ही हैं। जब उन्हें कोई और विकल्प नहीं दिखाई दिया, तो उनके पास जबरन तोड़फोड़ का सहारा लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। डीन का भी फोन आया, जिन्होंने जल्दी से उसे बुलाया, फिर कहा कि सब ठीक है और अचानक फोन काट दिया। इसका एक कारण ये भी था कि हम नहीं चाहते थे कि वह किन लैंग यानी बड़े बॉस को उकसाए। अचानक सब कुछ स्पष्ट हो गया। किन लैंग चुप रहा, सू शियाओ के गुस्से को बिना एक शब्द बोले सहन करता रहा, यहां तक कि जब उसने उस पर उंगली उठाकर उसे फटकारा तब भी। सू शियाओ के शांत होने के बाद ही उसने धीरे से बोलना शुरू किया। उसकी भौहें तन गईं, उसके चेहरे पर दर्द झलक रहा था और उसने आत्मनिंदा करते हुए हंसते हुए कहा, शियाओ, क्या सच में तुम मुझे अपने दिल में इतना स्वार्थी और निर्दयी व्यक्ति समझती हो कि मैं जमीन से थोड़े से लाभ के लिए तुम्हें धोखा देने से भी नहीं हिचकिचाऊंगा? सू शियाओ का दिल जोर से धड़कने लगा, मानो उसने कुछ गलत किया हो, और वह अचेतन रूप से नर्म पड़ गई। लेकिन जब उसने जबरन ध्वस्त किए गए अनाथालय की ओर देखा, तो उसका दिल कठोर हो गया और उसने दाव को डांटते हुए कहा, क्या ये दाव नहीं है? क्या तुम अभी भी बहाने बनाते रहोगे? दोनों के बीच हुई बहस ने घटनास्थल पर मौजूद कई कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित किया, जिनमें चांदी जैसे बालों वाली एक बुजुर्ग महिला भी शामिल थी जो बस्ती से बाहर आई थी। शाओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? शाओ को देखकर डीन के चेहरे पर अनायास ही मुस्कान आ गई। लेकिन जैसे ही वह करीब आया, उसने महसूस किया कि माहौल कुछ अजीब सा है और संदेह से पूछा, युवा मास्टर किन शाओ, तुम दोनों के बीच क्या गड़बड़ है? क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ था? डीन, डरो मत, हम सही हैं। अगर लोगों को पता भी चल जाए तो हमें डरने की जरूरत नहीं। सू शियाओ ने डीन का हाथ थाम लिया और उनके साथ खड़ी हो गई, अपने होंठ दबाते हुए। उसका दृढ़ संकल्प असाधारण था। उसकी खूबसूरत आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था, ठीक वैसा ही भाव जैसा उस दिन किन लैंग के सामने खड़े होने पर था जब का योंग ने उसे थप्पड़ मारा था। वह डरी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे साथ कोई अन्याय हुआ है और मुझे विश्वास है कि मैंने जो किया वह सही था। तुम्हें किस बात का डर है? शियाओ, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम यंग मास्टर किन को इतना बुरा आदमी क्यों बता रही हो? डीन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। सू शियाओ ने हैरानी से देखा और ध्वस्त अनाथालय की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या वह वाकई में बुरा आदमी नहीं है? अनाथालय को भी जबरदस्ती ध्वस्त कर दिया गया। निर्देशक ने आंखें घुमाईं। शाओ, तुम फिर से बकवास क्यों कर रही हो? जबरन तोड़फोड़ से तुम्हारा क्या मतलब है? हमारा अनाथालय कई सालों से जर्जर हालत में है और पहले से ही एक खतरनाक इमारत है। तोड़फोड़ तो स्वाभाविक ही है। इसके अलावा यंग मास्टर किन ने सनशाइन कम्युनिटी में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग खरीद ली है, जिसका इस्तेमाल वे नए अनाथालय के रूप में करेंगे। यह आकार में 4-5 गुना बड़ी है। अब से हर बच्चे का अपना एक छोटा कमरा होगा। बोलते हुए निदेशक ने किन लैंग द्वारा छोड़े गए संपत्ति प्रमाण पत्र को सौंपते हुए विनम्रतापूर्वक कहा, युवा स्वामी किन, हमारे सनशाइन अनाथालय के लिए यह एक आशीर्वाद है कि आप हमारी मदद कर सकते हैं। ये संपत्ति प्रमाण पत्र वास्तव में इतना मूल्यवान है कि इसे स्वीकार करना असंभव है। इसकी कीमत 50 मिलियन से अधिक है। अगर हम अपने 10 अनाथालयों को भी ध्वस्त कर दें तो भी यह इसके लायक नहीं होगा। व्यापार में ऐसा कौन सा तर्क हो सकता है जिसके कारण आपको इतना अधिक पैसा गंवाना पड़े? किन लैंग ने संपत्ति प्रमाण पत्र को एक तरफ धकेलते हुए दाव के प्रस्ताव को, डीन, आपको ये संपत्ति प्रमाण पत्र अपने पास रखना चाहिए। वैसे भी यह बच्चों के रहने के लिए है, इसलिए इसे आपके पास रखने से मुझे अधिक सुकून मिलेगा। डीन कृतज्ञता से भर आया। लेकिन यंग मास्टर किन, आपने इस मामले को सुलझाने के लिए इतनी मेहनत की है। सिर्फ निकटता के लिए आपने उस रियल एस्टेट टाइकून की अत्यधिक मांगों को मान लिया। 50 मिलियन, ये 50 मिलियन है। मैं इतने लंबे समय तक जीवित रहा हूं और मैंने पहले कभी इतना पैसा नहीं देखा। किन लैंग ने कंधे उचकाए, उसकी मुस्कान कुछ बनावटी सी थी। यह इसलिए भी है ताकि भविष्य में बच्चों के लिए स्कूल जाना आसान हो जाए। इस अनाथालय को गिराने के बाद एक नया प्राथमिक विद्यालय बनाया जाएगा ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए जगह मिल सके। डीन के दिल में एक सुखद अनुभूति हुई।
किन लैन को देखकर उन्हें और भी दृढ़ता से यह एहसास हुआ कि यही एक उद्यमी का सच्चा व्यवहार है, जितनी अधिक क्षमता उतना ही अधिक समाज में योगदान। उसने सू शियाओ की ओर एक बार फिर देखा और शर्मिंदा होकर दाओ को समझाया, युवा स्वामी किन, ये सब मेरी गलती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप शियाओ को सरप्राइज देने की योजना बना रहे होंगे। मैंने तुरंत उसे फोन किया और फिर मैं अपार्टमेंट खरीदने के बारे में बात करने में इतना व्यस्त हो गया कि वापस कॉल करना भूल गया। कृपया उदार रहें और शियाओ के प्रति द्वेष न रखें। उसका इरादा अच्छा था, लेकिन वह उस अनाथालय को बहुत महत्व देती है जिसने उसे पाला पोसा है, इसीलिए वह क्षणिक रूप से क्रोधित हो गई और आपको गलत समझ बैठी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सू शियाओ वहां हक्का बक्का खड़ी थी। डीन और किन लैन के बीच की बातचीत मानो उसकी दुनिया ही उलट पुलट हो गई हो। क्या अनाथालय को जबरन ध्वस्त नहीं किया गया था? ये युवा शिक्षक ही थे जिन्होंने ये देखकर कि वह जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया है, उसे ध्वस्त करवाने की व्यवस्था की ताकि एक नए प्राथमिक विद्यालय का निर्माण किया जा सके और बच्चों को सीखने के लिए एक जगह मिल सके। इसके अलावा युवा मालिक ने ये जानते हुए भी कि रियल एस्टेट कंपनी द्वारा उसे धोखा दिया जा रहा है, 50 मिलियन युआन की भारी रकम खर्च करके एक अपार्टमेंट बिल्डिंग खरीदी ताकि भविष्य में उसके बच्चे स्कूल जा सकें और उन्हें कई गुना बेहतर जीवन परिस्थितियां प्रदान की जा सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दादी डीन ने फोन कॉल बीच में ही इसलिए नहीं काट दिया क्योंकि उन्हें बुरी शक्तियों को आकर्षित करने का डर था, जैसा कि उन्होंने पहले सोचा था, बल्कि इसलिए कि युवा मालिक उन्हें एक सरप्राइज देने की योजना बना रहा था, जिसका उन्हें गलती से पता चल गया। गड़गड़ाहट। सू शियाओ का दिमाग पूरी तरह से खाली था, उसका मस्तिष्क बिल्कुल सुन्न हो गया था। युवा मास्टर। वह युवा मालिक बिल्कुल भी वैसा बेईमान मालिक नहीं था जैसा उसने कल्पना की थी, जिसने मुनाफे के लिए अनाथालय को ध्वस्त कर दिया था। इसके बजाय उन्होंने सनशाइन अनाथालय को नया रूप देने और उसे सरप्राइज देने के लिए समय, प्रयास और पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसा कैसे? युवा स्वामी उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करेगा? ये तो किसी सपने से भी कहीं अधिक परिपूर्ण और मार्मिक है। अगर सू शियाओ को ये सब बातें आधे दिन पहले बताई गई होती तो शायद वो प्यार के इस दिल को छू लेने वाले कृत्य से पूरी तरह पिघल जाती। वह बिना किसी झिझक के युवा स्वामी के सामने खुद को समर्पित कर देगी और अपना सब कुछ त्यागने को तैयार होगी। पर अब नहीं, वह अब इस पद के लिए योग्य नहीं है। वह युवा मालिक हर तरह से परिपूर्ण था। उसने उसके लिए जो कुछ भी किया वह किसी भी लड़की को प्रभावित करने के लिए काफी था, लेकिन कृतज्ञ या भावुक होने के बजाय उसने उस पर उंगली उठाए और उसे निर्दयी, धोखेबाज और विश्वासघाती कहा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक कृतघ्न व्यक्ति हो, उस तरह की कृतघ्न जो लोगों को बिना हड्डियां थूके ही खा जाती है, और यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसने दयालुता का जवाब शत्रुता से दिया। फुफकार। सबने एक साथ हैरानी भरी आह भरी। किन लैन की भौहें तन गई, उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया था और वह लड़खड़ाते हुए अंततः दयनीय अवस्था में जमीन पर गिर पड़ा। युवा मास्टर। युवा स्वामी किन। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सू शियाओ और डीन ने तुरंत उन्हें घेर लिया और ठेकेदार भी आगे आ गए। युवा स्वामी, क्या हुआ? मुझे डराओ मत। क्या आप ठीक हैं? कहाँ दर्द हो रहा है? सू शियाओ ने किन लैन के दुबले पतले शरीर को पीछे से कसकर पकड़ लिया ताकि वह गिर न जाए। उसके आंसू टूटी हुई डोर से उड़ती पतंग की तरह किन लैन के कंधे पर गिरे। किन लैन ने दांत पीसते हुए दर्द से सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? सू शियाओ घबराकर आगे बढ़ी, उसका डर और बेचैनी उसी क्षण फूट पड़ी। किन लैंग ने कांपते हुए हाथ उठाया और धीरे धीरे अपने सीने पर दिल के पास कुछ बार हल्के से थपथपाया और एक कमजोर आह भरते हुए कहा, यहाँ दर्द हो रहा है। डीन कितना चतुर है। वह एक चतुर महिला थी और किन लैंग को इस तरह बोलते देख वह तुरंत कुछ कदम दूर हट गई, जिससे किन लैंग और सू शियाओ को अकेले रहने के लिए जगह मिल गई। हालांकि सू शियाओ दूसरों की असामान्यताओं से पूरी तरह बेखबर थी। उसका दिल पूरी तरह से किन लैंग पर केंद्रित था और वह एक पल के लिए भी उससे नजरें नहीं हटा सकती थी। उसके पतले कोमल हाथों ने धीरे से किन लैंग के दिल को सहलाया। वह दिल के दर्द और चिंता से सिसकते हुए अपने आत्मनिंदा को दबाते हुए फुसफुसाकर बोली, क्या आप अब बेहतर महसूस कर रहे हैं? युवा स्वामी, आपको अचानक मेरे लिए इतना दुख क्यों हो रहा है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सू शियाओ का चेहरा भावहीन हो गया। उसे वह दर्द याद आ गया जो उसने जमीन पर बैठकर महसूस किया था, जब उसे बहुत अन्याय और असहायता का अनुभव हुआ था।
अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो क्या वह मेरे दिल में असहनीय दर्द की अनुभूति नहीं थी? छोटे मालिक, क्या छोटे मालिक भी ऐसा ही महसूस करते हैं? तो युवा स्वामी के दिल में वह लड़की उपेक्षित नहीं थी, बल्कि एक ऐसी लड़की थी जिसके लिए वह उसके मन में दया की भावना पैदा कर सकता था। आश्चर्य, ये सब पल भर में हुआ और आत्मदोष और चिंता ने इसे तुरंत दबा दिया। सु श्याओ श्याओ धूल भरी जमीन पर घुटनों के बल बैठी आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। एक हाथ से उसने धीरे से किन लैंग की पीठ थपथपाए, वहीं दूसरे पतले कोमल हाथ से उसके सीने को सहलाया। श्याओ श्याओ, मुझे तुमसे ये बात नहीं छिपानी चाहिए थी। मैंने तुम्हें गलतफहमी में डाल दिया। मुझे माफ कर दो, मैं कितना बुरा इंसान हूँ। किन लैंग ने अपने सीने पर रखे कोमल हाथ को पकड़ते हुए कोमल और भावुक स्वर में कहा। ये देखकर डीन वहां नहीं रुके। वे खड़े हो गए और जाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने श्रमिकों के समूह को हाथ हिलाकर उन्हें वहां से निकलने का संकेत दिया। कुछ ही समय बाद उस विशाल क्षेत्र में केवल किन लैंग और सु श्याओ श्याओ ही बचे रहे। वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह बेखबर थे, मानो वे अपनी ही निजी दुनिया में डूबे हुए हों। युवा स्वामी, कृपया ऐसा मत कहिए। ये सब मेरी गलती है। ये सब मेरी गलती है कि मैं जरूरत से ज्यादा सोचता हूँ, बेतुकी बातें करता हूँ और मनगढ़ंत बातें बनाता हूँ। सु श्याओ श्याओ ने जोर से अपना सिर हिलाया और रोशनी में चमकते आंसुओं को पोंछा। दुख और पछतावे से व्याकुल होकर वह बेकाबू होकर रोते हुए बोली, युवक, मुझे डांटो मारो, ये सब मेरी गलती है, वरना आप इस हालत में नहीं होते। छोटी लड़कियां अन्याय का शिकार होने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होती हैं, विशेष रूप से सु श्याओ श्याओ जो अभी भी तीव्र आत्मदोष से पीड़ित है, उस तरह का दर्द जो ये जानने से आता है कि दाव ने एक अच्छे व्यक्ति को गलत समझा। वह युवा स्वामी को ऐसी दयनीय स्थिति में देखने और उससे होने वाली मानसिक पीड़ा को सहने की बजाय 10 गुना अधिक शारीरिक दर्द सहना पसंद करेगी। वह कुछ भी करने को तैयार थी, बस शर्त ये थी कि युवा मालिक ठीक हो जाए। रो मत, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। किन लैंग ने चमकते हुए आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन जितनी बार उसने कोशिश की, आंसू उतने ही उग्र हो गए, मानो कोई बांध टूट गया हो और रुक न रहा हो। कृपया रोना मत, ठीक है? मैं बस तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, तुम्हें आनंदित करना चाहता हूँ और तुम्हें हर दिन खुशी से जीने देना चाहता हूँ। जितना अधिक तुम खुद को अन्यायग्रस्त महसूस करोगी, उतना ही मैं खुद को बेकार महसूस करूंगा। रो मत, मैं नहीं रोऊंगी। सु श्याओ श्याओ ने जिद्दी होकर अपने गुलाबी होठों को सिकोड़ा, अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश की और अपनी आंखों के कोनों को जोर से पोंछा। वह युवा स्वामी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, वह नहीं चाहती थी कि उन्हें और कष्ट सहना पड़े। मैंने अपने आंसू रोकने की बहुत कोशिश की। कुछ समय बाद अपनी नाक फड़कते हुए सु श्याओ श्याओ ने अपने होंठ काटे और हकलाते हुए कहा, युवा स्वामी। किन लैंग ने उलझन में पूछा, क्या हुआ? सु श्याओ श्याओ का गला भर आया और उसने कहा, आप मेरे प्रति इतने अच्छे क्यों हैं? बच्चों के रहने वाले अपार्टमेंट का किराया इतना ज्यादा था, क्या आपको उसमें नुकसान नहीं हुआ? किन लैंग हंसते हुए बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक निर्दयी बॉस हूँ, एक बड़ा खलनायक हूँ। मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा जिससे मुझे पैसों का नुकसान हो? बेईमान। मुख्य खलनायक कौन है? अगर दुनिया में युवा मालिक भी बेईमान और दुष्ट हैं, तो दुनिया में अच्छे लोग बचे ही नहीं। सु श्याओ श्याओ ने मन ही मन सोचा, फिर संदेह भरी निगाहों से दाव से पूछा, क्या छोटे मालिक की कोई और योजना है? किन लैंग ने सु श्याओ श्याओ का कोमल और हड्डी रहित छोटा हाथ पकड़ते हुए गंभीरता से कहा, बेशक मैं करता हूँ। सोचो, तुम्हारे लिए इतनी बड़ी रकम खर्च की गई है, इसलिए तुम्हें मुझे मुआवजा देना ही होगा। इसके अलावा टूटे हुए फूलदान के मुआवजे को भी जोड़ दें, तो नुकसान के निश्चित मूल्य के आधार पर आपको कम से कम 4 या 500 साल तक मेरे लिए काम करना होगा, है ना? डरो मत। अगर हम इस जीवन में ये कर्ज नहीं चुका पाए, तो हम अगले जीवन में और उसके बाद वाले जीवन में भी साथ होंगे। युवा स्वामी, सु श्याओ श्याओ शर्म से लाल हो गई। प्यार भरे इन शब्दों से वह इतनी शर्मिंदा थी कि मुश्किल से अपना सिर उठा पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आज रात रोलर कोस्टर पर है, बादलों तक उड़ रही है और नीचे गिर रही है, नाटकीय उतार चढ़ाव का अनुभव कर रही है, उसकी पीठ पसीने से भीगी हुई है। अपराधबोध महसूस करने के साथ साथ मैं खुशी और सुरक्षा की प्रबल भावना से भी घिरा हुआ था। सु श्याओ श्याओ की आंखों में अपराधबोध और शर्म देखकर किन लैंग को लगा कि अब अपनी कमजोरी को दूर करने का समय आ गया है, इसलिए उसने सहारा लेकर कहा, चलो घर चलते हैं। यहाँ बहुत धूल और गंदगी है। सु श्याओ श्याओ ने धीरे से हम कहा और बोली, आपकी सेहत कैसी है? क्या मैं जूनजी को आपको लेने के लिए बुला लूं? किन लैंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब तक तुम दुखी नहीं हो। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ।
चलो साथ में वापस चलते हैं और थोड़ी देर टहलते हैं। सु शियाओ, जिसका हाथ पकड़ा हुआ था, ने नीचे देखा और छटपटाना बंद कर दिया। उसने किन लैंग के गर्म हाथ पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। चांद चमकीला है और तारे कम हैं, पेड़ों की छायाएं धीरे धीरे हिल रही हैं। गर्मी की शाम की एक हल्की हवा बह निकली और सु शियाओ के लहराते काले बाल नीचे की ओर बहने लगे। लंटे किन लैंग के गालों को छू गईं, जिससे उसकी नाक एक ताज़ा खुशबू से भर गई। वे दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई जोड़ा रात में टहलने निकलता है। सु शियाओ ने अपना सिर नीचे झुकाया, फीते वाले जूतों को देखा और उसका मन फिर से भटकने लगा। युवा मालिक उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। और इतना अंतरंग। अब वह छोटे मालिक का हाथ पकड़े हुए है और दोनों साथ साथ घर जा रहे हैं। इससे पहले वह कभी किसी पुरुष के साथ इतनी अंतरंग नहीं हुई थी। तो क्या इसका मतलब यह है कि वह युवा मालिक की प्रेमिका है? अवचेतन रूप से सु शियाओ किन लैंग की प्रतिक्रिया देखना चाहती थी, लेकिन उसी क्षण उसे पकड़े हुए हाथ ने उसे छोड़ दिया और उसे जबरदस्ती एक तरफ धकेल दिया गया। जब सु शियाओ ने अपना संतुलन वापस पाया, तो उसने गौर से देखा और पाया कि किन लैंग काले वस्त्र पहने एक रहस्यमय व्यक्ति से लड़ रहा था जो अचानक कहीं से प्रकट हुआ था। छी! काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने हाथ में खंजर लिए किन लैंग की बांह पर वार किया, जिससे खून बहने लगा। युवा स्वामी, सु शियाओ ने आश्चर्य से कहा। और करीब मत आओ, किन लैंग ने बिना सिर घुमाए चिल्लाते हुए कहा और उसी समय उस रहस्यमय व्यक्ति पर हमला कर दिया। किन लैंग के दुबले पतले रूप से धोखा मत खाओ, उसके अंदर बहुत ताकत है। उसके क्रूर कोड़े के वार के कारण काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को कदम दर कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, और यहां तक कि उसका खंजर भी जमीन पर गिर गया। अंत में काले वस्त्रों में लिपटा वह रहस्यमय व्यक्ति किन लैंग का मुकाबला नहीं कर सका। जब उसने खंजर वापस लेने की कोशिश की तो किन लैंग ने उसे लात मारी और वह भाग गया। युवा स्वामी, आपके हाथ में चोट लग गई है। सु शियाओ घबराकर दौड़ी और किन लैंग के निर्देशों का इंतजार किए बिना उसने तुरंत जूनजी का नंबर डायल किया। दोनों वहीं इंतजार करते रहे और 10 मिनट से भी कम समय बाद जूनजी अपनी कार में अपने निजी डॉक्टर के साथ वहां पहुंच गए। एक साधारण पट्टी बांधने के बाद किन लैंग की बांह की चोट को नियंत्रण में लाया गया। जूनजी दोषी भाव से भरे चेहरे के साथ किन लैंग के पास गया और अपना सिर झुका लिया। युवा स्वामी, यह मेरी गलती है। मैं आपकी रक्षा करने के अपने कर्तव्य में विफल रहा। किन लैंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? मैंने खुद पैदल वापस जाने का फैसला किया। उसकी बांह खींचने से उसके चेहरे पर कई तरह के भाव और दर्द के भाव उत्पन्न हुए। वह मन ही मन कोस रहा था। उसका तालमेल ठीक नहीं बैठा था और खंजर से उसे काफी गहरा घाव हो गया था। सौभाग्य से उसका शरीर असाधारण था, वरना शायद वह उस दृश्य को ठीक से निभा नहीं पाता। सु शियाओ ने सफेद पट्टियों में लिपटे किन लैंग के हाथ को दर्द भरी निगाहों से देखा और भी हुई आशंका के साथ पूछा, युवा स्वामी, अभी अभी वह कौन था? उसने आपको चोट क्यों पहुंचाई? किन लैंग ने भी उतने ही असमंजस में अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। जूनजी ने अभी अभी उठाए गए खंजर को दिखाते हुए कहा, इस पर एक विशेष पैटर्न है, लेकिन मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। सु शियाओ ने जून जेड के हाथ में पकड़ी हुई छुरी की ओर देखा, जिसके हैंडल पर चमकीले लाल रंग के भेड़िए का सिर उकेरा हुआ था। उसका चेहरा स्तब्ध रह गया और वह सुन्न पड़ गई। किन लैंग ने हाथ हिलाकर लापरवाही से कहा, इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हम अब से सुरक्षा और मजबूत कर देंगे। बहुत से लोग मुझे मारना चाहते हैं, हम भला उन सभी के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं? जून जी उन दोनों को वापस विला ले गई। सु शियाओ को भी नहीं पता था कि दाओ के साथ क्या हो रहा है। किन लैंग की चोटें गंभीर नहीं थीं, ये पुष्टि करने के बाद। किन लैंग के बारे में क्या? वह बिस्तर पर लेटा और सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज चालू कर दी। पहले उसे सिस्टम की आवाज कानों में गूंजती रहती थी, इसलिए उसने उसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। अब जब सब कुछ ठीक हो गया था, तो स्वाभाविक रूप से उसे अपने लाभों का जायजा लेना था। डिंग। महिला नायिका सु शियाओ में तीव्र उतार चढ़ाव हो रहा है। मेजबान को डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स में जोड़ 800 अंक प्राप्त करने पर बधाई। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डिंग। मुख्य अभिनेत्री सु शियाओ की लोकप्रियता बढ़ गई है। मेजबान को डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स में जोड़ 1000 अंक प्राप्त करने पर बधाई। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डिंग। भाग्य का पुत्र। ये फैन के भाग्य अंक 500 कम हो गए। बधाई हो मेजबान, आपने भाग्य खलनायक अंक जोड़ 5000 प्राप्त कर लिए हैं।
डिंग, भाग्य के पुत्र, ये फैन के भाग्य अंक 1000 कम हो गए। बधाई हो मेजबान, आपको एक सौंदर्य गोली बाहरी चोटों को ठीक करती है और निशान मिटाती है, और एक सौंदर्य गोली का नुस्खा प्राप्त हुआ है। सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सू शियाओ को शायद पहले से ही पता है कि खंजर का ये फैन से गहरा संबंध है, इसीलिए वह लौटते ही अपने बेडरूम में वापस भागी, शायद ये फैन से पूछताछ करने के लिए। किन लैंग का इस मामले में दखल देने का कोई इरादा नहीं था, जरूरत से ज्यादा उत्साहित होकर ये फैन पर तो और भी अजीब लगता। खैर, सू शियाओ ने यही सब अपनी आंखों से देखा था, और जिस ब्लड वुल्फ मर्सिनरी ग्रुप के असली सदस्य के पास खंजर था, वह मर चुका था, इसलिए इसकी पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था। ये फैन चाहे जितना भी समझाए, सब कुछ सरासर कुतर्क है। उस बात को दिमाग से निकालकर उसने अपने सिस्टम बैकपैक पर नजर डाली। धिक्कार है, किन लैंग ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाई। भाग्य के पुत्र से मिलने वाले पुरस्कार वास्तव में प्रचुर थे। आपको न केवल डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स मिलते हैं, बल्कि आपको एक प्रिस्क्रिप्शन भी मिलता है। क्या ये ब्यूटी पिल उसके खरोंच लगे हाथ को ठीक करने में मदद करने के लिए नहीं है? मैंने अपने सिस्टम बैग से ब्यूटी पिल निकाली, उसे निगल लिया, और मेरी बांह पर हो रही जलन तुरंत ठंडक की अनुभूति में बदल गई। कुछ ही समय में बेचैनी पूरी तरह गायब हो गई। अपने हाथों को हिलाने डुलाने के बाद मुझे बिल्कुल भी बेचैनी महसूस नहीं हुई। वह पूरी तरह से ठीक हो गया है। सौंदर्य प्रसाधन की दवा। सिस्टम से खरीदा गया कोई भी उत्पाद उच्च गुणवत्ता का होने की गारंटी है। किन लैंग ने सिस्टम द्वारा दिए गए नुस्खे की जांच की। सूचीबद्ध मूल सामग्रियां बाजार में उपलब्ध थीं, सिवाय इसके कि कुछ मुख्य सामग्रियां काफी महंगी थीं, जैसे कि सदियों पुराना जिनसिंग। हालांकि इस ब्यूटी पिल के प्रभाव इतने जबरदस्त हैं कि मैं अपने अनुभव से इसकी पुष्टि कर सकती हूँ। यह न केवल चोटों को ठीक कर सकती है, बल्कि दाग धब्बे भी मिटा सकती है और त्वचा को गोरा कर सकती है। ये चीज स्पष्ट रूप से उन महिलाओं के लिए डिजाइन की गई है जो सौंदर्य से प्यार करती हैं। बेशक, अगर इसका उत्पादन किया भी जाए, तो इस नुस्खे में बताए गए अनुपात के अनुसार असली ब्यूटी पिल बनाना असंभव होगा। वह बहुत महंगी होगी और उसके प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली होंगे। यदि इसे 100 गुना, 1000 गुना तक पतला कर दिया जाए, तो ये बाजार में प्रचलन के लिए उपयुक्त हो जाएगा। बीप। जब मैं सोच ही रहा था, तभी मेरे बेडसाइड टेबल पर रखा मेरा फोन बज उठा। कॉलर आईडी पर मू युयान का नाम दिख रहा था। कॉल कनेक्ट होते ही मू युयान गुस्से में भड़क उठी। किन लैंग, क्या तुम मुझे समझ नहीं सकते? मैंने तुमसे कहा था कि घर पहुंचकर मुझे वापस कॉल करना, क्या तुमने मेरी बात नहीं समझी? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। किन लैंग पूरी तरह से भ्रमित हो गया। फिर उसे याद आया कि मू युयान, जो नकली मुस्कान दे रही थी, जियांगनान में विला नंबर 1 से बाहर आते समय कुछ ऐसा ही कहा था। क्या आपको अभी भी याद है? उन्होंने कठोर, भावहीन स्वर में कहा। क्या आप मजाक कर रही हैं, मू युयान, राष्ट्रपति मू? क्या मुझे हर बात की रिपोर्ट आपको ही देनी होगी? मू युयान ने ठंडी आवाज में कहा। हमारे रिश्ते को देखते हुए, क्या यही सही तरीका नहीं है? धिक्कार है, मैं सम्मोहित हो गया हूँ। मू युयान पूरी तरह से जुनूनी है। किन लैंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह उनके बिछड़ने से पहले की एक बात को मन में दबाए बैठा था, और उस रात उसने उससे कोई सवाल भी नहीं किया था। अब कई दिनों बाद जीनियस का फोन आया। ऐसा लगता है कि मू युयान पिछले कुछ दिनों से इस मामले से जूझ रही थी, और आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाए और उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने उसका भेद नहीं खोला, और उसकी आवाज चंचल हो गई। क्या इतनी रात हो गई है और तुम विला में बिल्कुल अकेली हो, मुझे याद कर रही हो? क्या मैं एक रात के लिए आपके घर आकर रुकूं और आपका साथ दूं? मू युयान ने गुस्से से डांटते हुए कहा। तुम्हें याद करने का क्या फायदा? कौन अकेला है? इधर मत आना, तुम्हारे लिए दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। तियानहाई शहर, मुझे आपसे एक जरूरी काम है। एक्वायद द्वारा आयोजित दिनफेंग सम्मेलन में लगभग सभी प्रमुख व्यापारिक नेता और धनी व्यक्ति शामिल हो रहे हैं। आपको मेरे साथ चलना होगा। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मू युयान ने दांव पर दबाव डालते हुए पूछा, तुम जा रहे हो या नहीं? जाना। किन लैंग सहमत हो गया। तांग तियानपाई ने पिछली बार जब उसे आमंत्रित किया था तब इसका जिक्र किया था। इस स्तर की अधिकांश सभाएं धनी लोगों के लिए अपने नेटवर्क से जुड़ने और अपने संसाधनों तक पहुंचने के लिए होती हैं। मुझे लगता है कि बाई रुयू भी उपस्थित होंगी। कल मुझे बाई परिवार के घर पर बाई रुयू के साथ अकेले रहने का मौका नहीं मिला। अगर मैं यूं ही उससे मिलने जाता तो मुझे डर था कि बाई रुयू को शक हो जाएगा। अगर हम दिनफेंग सभा में अचानक मिल जाते तो ये कम उद्देश्यपूर्ण लगता। कुछ ही शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद किन लैंग ने फोन काट दिया।
जियांगनान नंबर 1, वह विला जहां मु युयान रहती है। मु युयान ने दांत पीसते हुए कहा, किन लैंग, वो कमीना, उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो बार बार मेरा फोन काट देता है, क्या वो हद से ज्यादा अकड़ नहीं रहा है? एक तरफ खड़े अंगरक्षक एनिंग ने हंसते हुए कहा, छोटी मालकिन, आप भी पहले छोटे मालिक किन के फोन को इतनी आसानी से काट देती थी? सच में? क्या मैंने? मु युयान ने संदेह के साथ पिछली घटना को याद किया, जिसके बाद दाओ ने बचाव करते हुए कहा, वह पहले किस तरह का इंसान था? उसने मुझे परेशान करने वाले फोन किए थे। मुझे उससे कुछ जरूरी बातें कहनी थी। अपनी कुंठा व्यक्त करने के बाद मु युयान ने बगल में खड़ी एनिंग की ओर देखा और संदेह भरी निगाहों से पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि किन लांग बदल गया है? एनिंग ने गंभीरता से सिर हिलाया, हाँ यंग मास्टर, किन का पूरा व्यवहार पहले से अलग है। वह पहले से ज्यादा आकर्षक और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। कोई व्यक्ति इतने कम समय में इतना बड़ा बदलाव कैसे ला सकता है? क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? मु युयान ने अपने होंठ दबाए, उसकी खूबसूरत आंखें सिकुड़ गईं और मुट्ठी भींचते हुए उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। क्या तुम्हें लगता है कि यंजिंग में किन लांग ने जो कुछ भी किया, वह सब एक नाटक था? सिर्फ लोगों पर एक बिगड़े हुए बच्चे की छाप छोड़ने के लिए? आखिरकार किन परिवार के स्तर पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना ही पड़ता है। अगर किन लैंग ने शुरू से ही असाधारण प्रदर्शन किया होता तो शायद बहुत से लोग रात को चैन से सो नहीं पाते। फिलहाल तो वो यंजिन को छोड़कर अपनी मंगेतर को भी भगाने चला गया है। भला ऐसे बिगड़े हुए बच्चे की परवाह कौन करेगा? दिखावा करना क्यों न छोड़ दें। उस रात मु युयान के मन में कई विचार थे और वह काफी देर तक सो नहीं पाए। दूसरी ओर किन लैंग ने जैसे ही किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, तुरंत फोन काट दिया और बेडरूम का दरवाजा खोलने के लिए चली गई। उन हल्के कदमों की आहट केवल सु शियाओ की ही हो सकती थी। दरवाजा खोलते ही सु शियाओ सचमुच वहीं थी। उसने वही काली रेशमी पोशाक पहनी हुई थी जो उसने लौटते समय पहनी थी। वह दरवाजे के सामने खड़ी थी और परेशान और दोषी महसूस कर रही थी। श्याओ, क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? किन लैंग का रवैया पूरी तरह बदल गया था। उसने जल्दी से सु शाओ को घर के अंदर खींचा और उसे बिठाकर चिंता से पूछा, क्या हुआ? सु शाओ ने अपना सिर नीचे झुकाया, उसका चेहरा शोक से भरा हुआ था। युवा स्वामी, मैं जानती हूं कि दाओ को आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किसने भेजा था। कौन है भाई? सु शाओ ने अपराधबोध से जवाब दिया, ये शियाओ फेंग है। उसने विदेश से मुझसे संपर्क किया था। शियाओ फेंग द्वारा भेजी गई तस्वीरों में मैंने उस खंजर पर बना पैटर्न देखा, ये बिल्कुल वैसा ही है। बकवास! क्या संयोग है। किन लैंग का दिल जोर से धड़कने लगा। जरूर कोई गलती हुई होगी, है ना? पैटर्न अजीब है, लेकिन इसका संबंध उन विदेशियों से नहीं होना चाहिए जो हजारों मील दूर हैं। सु शाओ ने सिर हिलाते हुए कहा, ये शियाओ फेंग ही होगा। किन लैंग जितना ज्यादा ये फैंग के पक्ष में बोलता था, सु शाओ को उतना ही ज्यादा अपराधबोध महसूस होता था। आज से पहले जियाओ फैंग ने कहा था कि उसके आदमी तियानहाई शहर पहुंच गए हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया था, लेकिन आज रात जो हुआ उसके बाद मैं जियाओ फैंग से मिलने गया, लेकिन उसने किसी भी कीमत पर इसे मानने से इनकार कर दिया। हालांकि जब मैंने उसे बताया कि मैं कल उसके आदमियों से मिलने जा रहा हूं, तो उसने कहा कि वे बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं। क्या संयोग है। युवा स्वामी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि दाओ शियाओ फेंग आपके इतने करीब आने के कारण आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेगा। ज्यादा मत सोचो, शायद कोई गलतफहमी हो। दयालुता का भाव दिखाते हुए किन लैंग ने सु शाओ का सिर अपनी बाहों में भर लिया। क्या हमें ये फेंग के आदमियों से मिलना चाहिए? कचरे का कितना सारा बोझ है। अगर वह चला गया है तो ये फैंग से कैसे संपर्क किया जा सकता है? क्या उसका फोन असहायता के पुल से भी जुड़ सकता है? ये सोचते हुए किन लैंग ने सु शाओ के सिर को और भी कसकर गले लगा लिया। वो तो वाकई बहुत भाग्यशाली है। वह ये फैंग के लिए पहले से ही मुसीबत का बीज बोने के लिए ये सब नाटक कर रहा था। हे भगवान! सु शाओ ने 10,000 उलझे हुए तारों के बीच से मुख्य तार ढूंढ निकाला और उसे तेजी से खींच लिया। पेंग! ये फट गया। डिंग! महिला नायिका सु शाओ और सन ऑफ डेस्टिनी के बीच जबरदस्त मतभेद पैदा हो गया है। मेजबान को डेस्टिनी विलेन पॉइंट्स में जोड़ 5,000 अंक प्राप्त करने पर बधाई। सु शाओ जो उसकी बाहों में सिमटी हुई थी, कुछ अजीब तरह से हिलने लगी। किन लैंग ने लड़की की बाहों पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और भौहें सिकुड़कर उसकी ओर देखा। यह अपराधबोध नहीं, बल्कि शारीरिक पीड़ा प्रतीत हो रही थी। उसने दाव से धीरे से पूछा, क्या हुआ? क्या तुम सचमुच अस्वस्थ महसूस कर रहे हो?
सू शियाओ शर्मा गई और सिर हिलाकर बोली, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से रिश्तेदार मिलने आ रहे हैं और सू शियाओ पहले से ही चिड़चिड़ी और उदास मन की शारीरिक स्थिति में थी। लेकिन फिर ये फैन की घटना घटित हुई जिससे उसके मन में निराशा की गहरी भावना उत्पन्न हो गई। वह पहले भी एक बार युवा स्वामी को गलत समझ चुकी थी। उसके दिल में मौजूद अपराधबोध अभी तक दूर नहीं हुआ था। परिणामस्वरूप ये फैन ने उसके कारण युवा स्वामी को चोट पहुंचाए और इन दोनों चीजों के संयोजन से स्थिति और भी खराब हो गई, जिसके कारण उसे मासिक धर्म के दौरान पेट के निचले हिस्से में ऐंठन होने लगी। किन लैंग ने चिंता से कहा, मुझे भी आपके साथ अस्पताल चलने दीजिए ताकि मेरी जांच हो सके। सू शियाओ ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, ये पहली बार नहीं है, कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए दाओ को दिलासा दिया, युवा स्वामी, चिंता मत करो। ऐसे समय में कितनी लड़कियां अस्पताल जाएंगी? किन लैंग ने संदेह भरी निगाहों से पूछा, क्या उसे मासिक धर्म शुरू हो गया है? सू शियाओ ने सिर हिलाया और धीरे से हम कहा, कोई बात नहीं, मैं वापस जाकर थोड़ी देर सो लेती हूँ। लेकिन तुम यूं ही खाली तो नहीं बैठ सकती, है ना? किन लैंग ने सख्ती से कहा और सू शियाओ को उसके बिस्तर पर लिटाया। उसने फ्राउनिंग करते हुए कहा, तुम यहीं आराम करो और इधर उधर मत हिलो। इतना कहकर वह नीचे चला गया। उन्हें वापस लौटने में काफी समय लग गया। सू शियाओ जो काफी देर से बिस्तर पर लेटी सोच में डूबी हुई थी, ने किन लैंग द्वारा लाए गए भूरे चीनी के पानी को देखा और उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। छोटे मालिक, क्या आप अभी भूरे चीनी का पानी बनाने गए थे? किन लैंग ने सहमति में गुनगुनाया। नहीं तो क्या यह नहीं कहा जाता कि मासिक धर्म के दौरान लड़कियों को भूरी चीनी का पानी पीने से फायदा होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने इसे गलत समझा हो? मेरा मतलब वो नहीं था। सू शियाओ ने सिर हिलाया। किन लैंग ने सू शियाओ के होठों पर भूरी चीनी का पानी का एक प्याला रखते हुए सू शियाओ ने भूरे चीनी के पानी की एक घूंट ली और बार बार किन लैंग की ओर देखा। उसका दिल खुशी से भर गया। गाढ़ा, बहुत मीठा न होने वाला भूरा चीनी का पानी उसके पेट में उतरा, फिर भी उसका स्वाद शहद जैसा मीठा था। युवा स्वामी उसके प्रति बहुत दयालु हैं। वह मिलनसार और विचारशील थे और उन्होंने बिगड़े हुए युवा मालिक की तरह व्यवहार नहीं किया। सू शियाओ एक अनाथ परिवार में जन्मी एक गरीब लड़की है। उसमें मैं इस दयालुता का प्रतिफल कैसे दे सकता हूँ? क्या अभी भी दर्द हो रहा है? किन लैंग ने खाली कटोरा मेज पर रखा और धीरे से पूछा। सू शियाओ मुस्कुराए और बोली, अब दर्द नहीं होता। तुम मुझसे फिर झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? किन लैंग ने गंभीर चेहरे से कहा। अगर तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है तो तुम क्यों मुंह बना रहे हो? लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए मालिश कर देता हूँ। किन लैंग ने हाथ बढ़ाकर चादर के नीचे सरकते हुए इधर उधर टटोलना शुरू किया और आखिरकार उसने एक ऐसी जगह को छू लिया जहां उसे नहीं छूना चाहिए था। सू शियाओ को शर्म से लाल करने के बाद उसने आखिरकार अपना हाथ उसके सपाट और चिकने पेट पर रखा और धीरे से उसे सहलाया। सू शियाओ ने अपनी आंखें सिकुड़ी और नाक से संतुष्टि की एक दबी हुई आह निकाली। कितना दिल को छू लेने वाला, बहुत आरामदायक। किन लैंग के विशाल हाथों में मानो कोई जादुई शक्ति थी जो उसके दर्द को कम करने में सक्षम थी। किन लैंग के स्पर्श से वास्तव में धड़कता हुआ दर्द काफी हद तक कम हो गया। यह इशारा कुछ ज्यादा ही अंतरंग है। सू शियाओ के गाल लाल ही रहे, कभी शांत नहीं हुए, लेकिन उसने इनकार का एक भी शब्द नहीं कहा। वह जानती थी कि यंग मास्टर दाओ क्या सोच रहे थे। वह ईमानदार और बेदाग थे और वह केवल उसके दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे थे। अगर मैं इससे ज्यादा कुछ कहूं तो ऐसा लगेगा कि मैं एक सज्जन व्यक्ति को अपने ही तुच्छ मानकों के आधार पर आंक रहा हूं। इसके अलावा अगर किन लैंग उसका फायदा उठाना भी चाहे तो सच कहूं तो शायद वह आज के बाद ऐसा करने को तैयार हो जाएगी। थोड़ा हट जाओ, मैं भी लेट जाता हूं। तुम मेरी बाहों में लेट सकती हो जिससे तुम्हें मालिश करना आसान हो जाएगा। किन लैंग ने बेशर्मी से इस मौके का फायदा उठाया। लाल होते गालों के साथ सू शियाओ ने आज्ञाकारी रूप से किन लैंग के निर्देशों का पालन किया। थोड़ी देर बाद वह थोड़ी अकड़ गई और शर्माते हुए किन लैंग की बाहों में सिमट गई। बिना कुछ बोले या कोई अनावश्यक हरकत किए वो वहीं पड़ा रहा, मानो किसी छोटे सफेद खरगोश को उसकी गर्दन के पिछले हिस्से से पकड़ा गया हो। किन लैंग ने मन ही मन मुस्कुराया और नाराज होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। आपको पता होना चाहिए कि कुछ ही दिन पहले जब दाओ सू शियाओ का हाथ पकड़ता था तो वह छटपटाने लगती थी। अब वे साथ में बिस्तर पर हैं तो शिकायत करने की क्या बात है? आपको अलग अलग व्यक्तित्व वाली लड़कियों के साथ अलग अलग व्यवहार करना होगा।
सू शियाओ शियाओ की तरह, जिसे बचपन से प्यार नहीं मिला, हमें भी जीवन की छोटी छोटी चीजों में अपना स्नेह और सुरक्षा दिखानी चाहिए। अक्सर भूरी चीनी का पानी बनाकर देना जैसी छोटी छोटी चीजें भी उसे भावुक कर देती हैं। इसीलिए किन लैंग को ये छोटी छोटी चीजें करने में इतना आनंद आता है। किन लैंग के सदाचारी व्यवहार के तहत, जिसमें वह अपने शरीर के बाकी हिस्सों को स्थिर रखते हुए केवल एक हाथ से अपने पेट के निचले हिस्से को छूता था, सू शियाओ शियाओ का कठोर शरीर धीरे धीरे नर्म हो गया। धीरे धीरे सू शियाओ शियाओ का साहस बढ़ता गया। उसने हाथ बढ़ाकर किन लैंग की छाती को गले लगा लिया, खुद को उससे सटा लिया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने चुपके से किन लैंग के चेहरे की ओर देखा। जब किन लैंग ने थोड़ा सा नजर हटाई तो सू शियाओ शियाओ ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए उसके गाल पर हल्के से चुंबन किया, जैसे कोई ड्रैगनफ्लाई पानी पर तैरती है, और फिर तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किन लैंग ने सू शियाओ शियाओ की अवज्ञा पर गंभीर होते हुए भौहें चढ़ाईं। यह अपमानजनक है। एक मामूली दाई की इतनी हिम्मत कैसे हुई उसके सामने इतनी बदतमीजी करने की? उसे सजा मिलनी चाहिए।